जो हम पढ़ते हैं ना कई बार कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और मैं राज खोल रहा हूँ कि भाई डीयू के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो एक गरीब आदमी को एक अमीर आदमी चाहता ही नहीं, ये कड़वा सच है। करने जा रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कर रहा हूँ एंड आई वांट टू एजुकेट द यंगस्टर्स। आखिरकार आपको 19 की उम्र में समझ कैसे आया? किसी को तो आपने देखा होगा। तो डिजिटली पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे बढ़ गए हैं जो कि पिछले 100 साल में कभी नहीं हुए थे। जो आप अकेले में कर रहे होते हो ना, वही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। मेरे बारे में बातें ऐसी होती थी मार्केट में कि अरे ये तो धक्के खाता है, ये तो मेहनत करता रहता है। सर वो गर्भगृह के अंदर ऐसी पावर है ना, मैंने हाथ लगाया, मैं कांप रहा हूँ और मैं रोते रोते मैं रो गया। मेरे पास प्रसाद ले जाने तक के पैसे नहीं थे उस दिन। ई बुक बनाई, 300 रुपये में बेची और लगभग 8-8.5 लाख रुपए कमाए। और वो जय महाकाल बोलते कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में धुन आई, ट्यून आई। प्रोक्रास्टिनेशन दोस्तों टाइम नहीं खाती, आपकी जिंदगी खा जाएगी। तो आशुतोष भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं सबको भैया ही बोलता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सारे है। अपने भैया हैं और बिल्कुल स्पेशली सही। बिहारी भैया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आप बिहार से हो, जी, तो थोड़ा बिहार के बारे में थोड़ा बताओ कुछ। बिहार से बढ़िया जगह नहीं है। बिहार में जितना दिमाग है उतना दिमाग तो अभी तक कहीं बाहर मुझे दिखा नहीं है। वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हम्म। बट यही है। बिहार के अंदर आप देखो, भारत की सबसे बड़ी पोजीशंस पे भी लोग मिल जाएंगे आपको। अब्रॉड में भी बड़ी बड़ी कंपनी से सीईओ में भी आपको बिहारी मिल जाएंगे। और नहीं मिलते तो मैं नाम भेज दूंगा, आपको नाम लगा दीजिएगा। हम्म। एंड कहते हैं ना, कमियों के अंदर से ही बढ़िया बंदा निकलता है। वो कहावत है कि कमल कीचड़ में खिलता है। हम्म। तो कुछ लोग किसी भी पर्सपेक्टिव से देखे कि छोटा है, बड़ा है, ये है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी चीज़ें हैं, बट दिमाग के मुकाबले में बिहार से कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये बीइंग अ बिहारी प्राउडली बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप हैं, आशुतोष भी है। आप हैं। अच्छा, ठीक है। सो आपकी अचीवमेंट तो मैंने देखी बहुत सारी हैं। धन्यवाद। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आपकी अब तक की सबसे बड़ी, जिस पे आपको प्राउड है। अस्तित्व। अस्तित्व बिना डाउट इवेंट। के अस्तित्व का जो इवेंट था, उसमें जो हमने पुल ऑफ किया था भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल, हम्म। एशिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में। तो वो मतलब खुद भी हम रो गए थे जब वो इवेंट ख़त्म हुआ। तो हम्म। हमारी पूरी टीम, मेरा सिंगल का हाथ नहीं है, मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ कि मेरी अगर टीम, जो अभी करेंट टीम है, हम्म। वो नहीं होती तो आशुतोष क्या, मतलब फरिश्ते भी आ जाते ना तो मैं नहीं कर पाता वो चीज़। तो मेरी टीम रात और दिन मेरे साथ थी। ठीक है, रात के 3 बजे सो रहे हो और फिर 6 बजे जग के बताओ सर क्या करना है। तो वो पावर और वो ठीक है। इवेंट को ख़त्म होने के बाद वो रोना, हम्म। ठीक है, वो चीज़ हमें लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ऑल दो पैसा वैसा सब कुछ साइड की बात है, पैसा भी हमने बहुत कमाया जिसमें हम प्राउड फील कर सकते हैं, हम्म। बट वो एक, उस चीज़ से बड़ी फीलिंग मुझे अभी तक नहीं आई है। तो उसका क्रेडिट आप जैसे टीम को दे रहे हो। जी, कितने लोगों की टीम? लगभग 40 लोगों की टीम, जिसमें से 10-12 लोग ऐसे थे जो दिन और रात साथ थे। बाकी लोग भी थे, हम्म। बट 10-12 लोग ऐसे थे दिन और रात साथ थे। थोड़ा तजुर्बा डिटेल में बताओ ना उस इवेंट का कैसे, क्योंकि इवेंट तो बहुत बड़ा था जैसे मैंने देखा। जी और वहीं से मैंने आपको पहली बार जाना जी। कि यार ये कौन है लड़का जो इतने बड़े बड़े लोगों को बुला करके इतना बड़ा इवेंट कर रहा है। आप जैसे पहली बार किसी को देख रहे हो कि आप नहीं जानते इतना बड़ा इवेंट करने वालों को, मतलब कुछ तो अलग है। हम्म तो वहाँ से फिर आपके बारे में मैंने जाना, अच्छा आशुतोष प्रतिहर्ष ऐसे 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 ऐसे। हम्म। तो क्यूरियोसिटी भी जगी, मैंने कहा मिलना चाहिए यार। और आज मुझे पता चला कि आप 26 साल के हो। जी। तो ये शॉकिंग है कि 26 साल की उम्र में इतना ताम झाम। इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ आप। इवेंट बस एक जिद थी। इवेंट के अंदर हमारी प्लानिंग थी कि हम एक बड़ा इवेंट पुल ऑफ करें और हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करें स्टेज के ऊपर, और हम बहुत भारत के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके आए और बड़े बड़े फाउंडर्स को भी लेके आए। तो हमारा मेन थीम यही थी कि हम 3 फेजेस में यूथ को मोटिवेट करें। ठीक दो है। तीन लोगों को तो मैं जानता हूँ, जैसे आचार्य बालकृष्ण थे, अनुभव बस्सी थे, ठीक और है, कौन कौन थे बड़े में? पैराडॉक्स भी था। पैराडॉक्स पैराडॉक्स, हाँ। एमटीवी हसल का, वो तो परफॉर्मेंस में हो गया, मतलब वो तो चलो फन पार्ट हो गया। हम्म। हमारे 2 पार्ट ऐसे थे जिसमें हम एक तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करें लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ में। हम्म। तो एक इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लग जाता है क्योंकि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। तो हम तो कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स को लेके आए जो उनको बताएंगे कि किस तरीके से तनाव मुक्त जीवन भी जिया जा सकता है। और दूसरा, तनाव तब तक नहीं जाएगा जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि पैसा इज द बिगेस्ट फैक्टर अभी करंट सिचुएशन में हर किसी के लाइफ में। तो हम कुछ ऐसे लीडर्स को लेके आए थे जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पैसों की बात करते हैं। उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स थे। अर्जुन वैद्य थे, अर्जुन देश पांडे थे जो जेनरिक आधार के फाउंडर हैं। अर्जुन वैद्य वेंचर कैपिटलिस्ट चलाते हैं, 100 करोड़ में उन्होंने अपने डॉक्टर वैद्यास नाम की कंपनी वो बेची है। वो थे, आर्यन त्रिपाठी थे, पुष्कर राज ठाकुर जी थे। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हम लेके आए थे ऑन बोर्ड अपने साथ। इतने लोगों के साथ नेटवर्क कैसे बनाया? सर काम करते गए, लोगों ने काम देखा, और पॉडकास्ट भी करता हूँ मैं, तो पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी लोगों उस से वक्त तो कनेक्ट होते शायद हैं। पॉडकास्ट कम था।
हाँ, उस वक्त पॉडकास्ट कम था। आई गेस ये 1-1.5 साल हो गए इस बात को, हाँ? बिल्कुल सर, एक टाइम पे मुझे फीलिंग आई थी, जो हम पढ़ते हैं ना कई बार कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हम्म। तो एक टाइम पे सच में फीलिंग आई थी ये चीज़ कि मुझे घर से बाहर निकल के, ऑफिस से बाहर निकल के थोड़ा से कनेक्शंस बनाने चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। इसमें भी रोल है मेरे कुछ दोस्तों का। एक दोस्त है उसमें आर्यन त्रिपाठी के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो 3-4 साल तक सिर्फ मैं काम करता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। और शायद वो भी ज़रूरी था, क्योंकि कोई आपसे बात तभी करेगा जब आपने अपना ओहदा थोड़ा बड़ा किया हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो ओहदा बन चुका था। उसके बाद पहली मीटिंग हुई, हमारी ऐसी बात हुई एक बार कि यार हमें थोड़ा बाहर बाहर निकलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, सीखने के बहाने ही। तो फिर मिलना शुरू किया, और वो सब लोगों से मैं कभी ना कभी एक बार मिला हुआ हूँ, एक बार 2 बार मिला हुआ हूँ। उनको पता है कि आशुतोष काम करता है और बात करने में अच्छा बंदा, ही नोज हाउ टू बिहेव, ही नोज हाउ टू टॉक। तो बस एक एक कॉल करा था और सब आ गए थे। तो एक-एक कॉल, ये मतलब इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान नंबर नहीं मिल है। जाए, कॉल करो और आ जाए? नहीं, इसके लिए आपको सर उस पोजीशन पे आना इससे पड़ेगा। लर्निंग भी मिलेगी कि नेटवर्क कैसे किया जाए अपने से बड़े ओहदे वालों को। यस। तो थोड़ा सा ये सिखा दो। आपको तब तक कोई भाव नहीं देगा जब तक आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर रहे। हम्म। आपको तब तक किसी से कोई मतलब, वाई वुड समबडी लाइक यू? कोई भी इंसान आपके साथ अपने आप को क्यों बिठाए? क्योंकि ये बात कही जाती है ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। जिनके बीच में रहोगे उनसे इन्फ्लुएंस होगे। तो एक गरीब आदमी को एक अमीर आदमी चाहता ही नहीं, ये कड़वा सच है। वो चाहता ही नहीं है कि मेरे साथ कोई गरीब आदमी बैठे, या मेरे साथ कोई ऐसा आदमी बैठे जो बोले कि अरे यार सर, आज मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे को ये दिक्कत हो गई, मेरे फ़ोन का चार्ज महंगा आ गया। रोतलू लोग। रोतड़ू लोग नहीं चाहिए किसी को भी। तो आपको पहले अपने आप को उस वाइब्रेशन पे लेके आना पड़ेगा, जिस वाइब्रेशन पे वो बड़े लोग आपके साथ बात भी करना चाहें। बैठने की और खाना खाने की और वो बात ही अलग है। फ़ोन भी उठाना चाहें तो वाइब्रेशन पे लेके आना पड़ेगा। वो आओगे जब भी आप काम करोगे, अपने लेवल को बढ़ाओगे, वैल्यू अगर अंदर होगी हम्म। तो कोई भी पसंद कर लेगा। मुंह हम्म। खोलते हुए 5 मिनट में पता लग जाता है कि इस इंसान के अंदर कितनी वैल्यू है, और वो बढ़ानी पड़ती है। पढ़ाई कर लो, किताबें पढ़ लो, अच्छे पॉडकास्ट देख रहे हो, आप तो वैल्यूएबल बन ही रहे हो ऐसे। तो दिस इज हाउ। तो आपने डायरेक्ट में कॉल करा होगा? हाँ, मैंने डायरेक्ट क्या कॉल बात किया हुई था। थी पहली बार कॉल मिला के? क्या बात हुई? मैंने ये बोला कि सर, मैं बहुत बड़ा फेस्ट करने जा रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू एजुकेट द यंगस्टर्स कि अभी पिछले 10 साल में इतनी दुनिया नहीं बदली, या पिछले 100 साल में इतनी दुनिया नहीं बदली जितनी पिछले 3 साल में बदल गई है। 2020 लॉकडाउन के बाद सब कुछ बदल चुका है। जो जूम कॉल कोई भी नहीं करता था, जो गूगल मीट पे कोई भी नहीं आता था, तो डिजिटली पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे बढ़ गए हैं, जो कि पिछले 100 साल में कभी नहीं हुए थे। तो उन तरीकों पे कोई नहीं सिखा रहा सर। तो वी वांट कि हम पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो हम यूथ को इकट्ठा करें और उनको नए ट्रेंडिंग स्किल, मतलब ट्रेडिशनल स्किल्स को हटा के ट्रेंडिंग स्किल्स को सिखाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस इवेंट का पार्ट बनो, और हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है। इतनी सी बात करी तो उन्होंने बोला, आशुतोष भाई आप कह रहे हो, अच्छा ही होगा, आ जाते हैं। इतनी सी ठीक बात है। थी। उसके बाद फिर पैसे वैसे की बात, वो अलग है। पैसे की बात नहीं हुई। अच्छा। नो बडी चार्ज, नो बडी चार्ज। अच्छा। हाँ हाँ, अनुभव सिंह बसी पैराडॉक्स, वो तो परफॉर्मर्स थे, हाँ हाँ आर्टिस्ट हाँ थे। हाँ। उनके अलावा किसी ने कोई पेमेंट नहीं ली। ओके। ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट है, ये बड़े आर्ट लोगों को है। फ्री में कैसे लाओ। आ, ठीक है। नहीं, वैल्यू उस लेवल की थी ना सर उस इवेंट के अंदर, मतलब मुझे लगता है म्यूचुअल बेनिफिट्स हुए हैं सबके। हाँ। म्यूचुअल बेनिफिट्स में उतना बड़ा इवेंट, मुझे लगता है जो इसने मेरा प्रोडक्शन भी किया था ना, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मोदी जी के बाद आपका इवेंट है अच्छा। जो इतने बड़े लेवल पे हुआ है। ओके। कितनी विशाल स्ट्रेंथ, विशाल कितने ऑडियंस कितने थे? 18,000 से ऊपर लोग थे वहाँ पे इवेंट के अंदर। ओह माय पैक्ड गॉड। था। और इनफैक्ट वो तब पैक्ड था जब हमने लोगों की एंट्री बंद कर दी थी। ओके। उसके पीछे एक अलग कहानी है। कुछ हमारे डील साइन हुए थे जिसमें आर्टिस्ट ये कह रहा था कि 7,000 से ज़्यादा जनता होगी तो हम आर्टिस्ट स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, वो मैंने आपको बैक स्टेज पे बता भी रहा था, तो उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। हम्म। तो हमारा ये था कि हम कम से कम जनता रखें, ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि आर्टिस्ट चढ़ने को तैयार नहीं था। अब कौन था वो दोनों में से, वो ओके कभी और बताऊंगा। ओके ओके ओके। ठीक है। आपके वीडियोस वगैरह मैं देख रहा था अभी, जी। तो उसमें मैंने देखा यार, आप स्टार्टअप में भी इन्वेस्टर हो, आप आई डिजिटल प्लेयर, मैं सही आई नाम ले डिजिटल रहा हूँ? प्रेन्योर। आई डिजिटल प्रेन्योर, हाँ एंटरप्रेन्योर का प्रेन्योर। हाँ। तो वो भी चला रहे हो, और यूट्यूब पे कंटेंट भी बना रहे हो। यूट्यूब के आपके फाइनेंस के भी कंटेंट हैं, आपके फैक्ट्स वाले, स्टोरीज वाले वो कंटेंट भी हैं, सेल्स के भी हैं, आपके गाने भी हैं, और 9 मिलियन जा 9 मिलियन 10 हाँ, मिलियन 9 मिलियन, जय महाकाल पर महाकाल। आपने गाना बनाया जी। है। तो आप अपने आप को किस तरीके से खुद को देखते हो और दुनिया को दिखाना चाहते हो?
मैं अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरी क्या इमेज मार्केट में जा रही है। मुझे बस ये पता है कि जो मुझे करने का मन है मैं वो बिल्कुल कर रहा हूँ। बट वो मन मेरा आज से 7-8 साल पहले भी था। जैसे म्यूज़िक है, दैट वाज़ माय पैशन। मैंने 10th क्लास में गिटार बजाना शुरू किया था। ठीक है, मैंने कुछ गाने लिखे थे। बट उस टाइम पे हमें मतलब कहते हैं ना सच्चाई का पता था। हमें पता था कि कॉम्पिटिशन कितना है। हमें पता था कि पैसा कितना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत करके देख लिया था तो मार्केट के हालात पता लग गए थे कि भाई तुमको गाना भी निकालना है तो तुम्हारी जेब में 30-40 हज़ार रुपए होने चाहिए। अब जिस घर पे सैलरी ही उतनी ना आती हो, 30-40 हज़ार में निकल जाता है गाना? हाँ सर, गाना मतलब मिनिमम आपका प्रोडक्शन जो है 30-40 हज़ार में एक गाना निकाल सकते हो आप। गाने की बात कर रहा हूँ, ऑडियो की बात कर ओनली रहा हूँ। ऑडियो। आपने ऑडियो, तो शूट भी करा था। हाँ, वीडियो भी शूट करा था। हुँ, पर उस टाइम पे नहीं कर सकता था। जिस ओके। टाइम की बात कि मैं कह रहा हूँ कि स्कूल वाले टाइम पे ही मुझे गाना करना था। तो वो चीज़ उस टाइम पे नहीं हो सकती थी। फिर मैंने पैसे पे ध्यान देना शुरू किया कि भैया पैसा कमाना पड़ेगा। वो जो गुरुज होते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि पैशन, फॉलो योर पैशन। आई डू नॉट अग्री टू दैट एट ऑल। पैशन पे फॉलो कर रहे हो लेकिन बिजली का बिल आएगा तो मतलब वो भरना पड़ेगा भाई। वो हुँ, तुमको करना पड़ेगा। तो तुमको पैसे पे पहले ध्यान देना, उसके बाद पैशन पे ध्यान देते रहो। पूरी जिंदगी पड़ी हुई पैशन के लिए। तो ये चीज़ मैंने करी और उसके बाद अब जाके ऐसा माहौल है कि पैसा मैंने अच्छा खासा कमाया है। इतना भी नहीं कमाया कि मैं फ्लॉन्ट करूं, बोस्ट करूं अपने ये बारे में। डेफिनेशन क्या है अच्छे खासे की? मतलब मुझे सुकून है अपनी लाइफ में कि हाँ ठीक चल रहा है। नंबर सुकून। पे मार सकते हैं? नंबर पे नहीं आऊंगा कभी। नंबर पे एक जमाने में आया करते थे हम। हुँ, हुँ। वो और वो ज़रूरत थी, जरूरी भी था। वो ज़रूरत थी नंबर पे आना। पर अब नंबर पे नहीं आए। अच्छा खासा है, मतलब इतना है कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता हूँ, मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ आराम से और बिना टेंशन लिए हुए कि यार मेरे घर पे पैसा जाएगा नहीं जाएगा, हुँ, या मैं अगर चला गया, मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे घर वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हुँ, तो हुँ, वो मैंने सेटलमेंट कर दिया है। और ठीक है। अब आशुतोष सुकून की ज़िंदगी जीता है, अपनी हुँ, मर्जी का काम करता है। हुँ। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी इमेज मार्केट में क्या जा रही मुझे मालूम क्यों आपको देख के ऐसा लग रहा है। 26 साल के हो यार आप। 26 साल, 25 साल बहुत ऐसे कम लोग दिखते हैं, जो इस लेवल पे जा चुके हैं इस उम्र में। है। इनफैक्ट मैं खुद को भी देखता हूँ कि मैं 25 साल का था तो मैं स्ट्रगल कर रहा था। अभी मैं वैसे 35 का हो चुका हूँ। तो 35 में बहुत लेट मैंने चीज़ें हासिल करी है। आप तो बहुत अर्ली स्टेज वाले तो बहुत सागर कुछ भैया कर मैं चुके हो। आपसे ये चीज़ पूछता हूँ हुँ। कि आपने काम करना कब शुरू किया था? जॉब करना मैंने शुरू करा था 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में जॉब हुँ, करना शुरू किया था, हुँ। और आप बिजनेस की दुनिया में कब आए थे? 4 साल बाद जॉब तो शुरू मतलब करने लगते हैं के। 26 साल की उम्र में आप जॉब हाँ। बिजनेस की दुनिया में आए हुँ। थे। और पहला 1 लाख रुपए आपको किस उम्र में आ गया था? पहला 1 लाख रुपए की इनकम। पहला 1 लाख मुझे जॉब से ही आया था। ठीक है, जॉब को हटाते हैं तो हुँ। 1 लाख की बात नहीं करते, 2-2.5 लाख की बात करते हैं। 2 ढाई लाख। बिजनेस में आपको कब ऐसा लगा था कि यार, कितने साल लगे थे बिजनेस में थोड़ा कामयाब होने में? जब शुरू किया था तो शायद 4 साल। 4 साल लगे थे। 4 साल हाँ। देखो बात तो बराबर ही है। मैंने 19 की उम्र में काम करना शुरू किया। बिज़नेस। हाँ, हुँ, 2017 की बात है, हुँ, लगभग 19 या 18 साल का हूँगा मैं। 1997 दिसंबर से जोड़ लेना। हुँ, हुँ, और उसके बाद मेरे को अच्छी कामयाबी जो थी वो 2020 में मिली थी। जो मतलब थोड़ा कहते हैं ना कि हाँ 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए, फिर अचानक ही बढ़ा था मेरा 2 लाख 2.5 लाख, फिर 4.5 लाख, फिर 5.5 लाख, तो ऐसा करके धम करके बढ़ा था। और वो सारा पैसा मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तीन हुँ। चार महीने के अंदर ही मेरी ग्रोथ हुई थी जबरदस्त। लेकिन काम मैं कर रहा था, 3-4 साल लगे थे। 2017, 18, 19 मेरे बारे में बातें ऐसी होती थी मार्केट में कि अरे ये तो धक्के खाता है, ये तो मेहनत करता रहता है। तो उस धक्केबाज ने धक्के दे दिए ना फिर मार्केट को। हुँ, खाए धक्के। लेकिन वही चीज़ है, 4 साल आपको भी लगे, 4 साल मुझे भी लगेंगे। मेरे को लगता है कोई भी इंसान हो, जितना एमबीए में 2 साल लगाता है, ग्रेजुएशन में 3 साल लगाता है, 5 साल लगाता है ना, 5 साल प्रैक्टिकल फील्ड पे उतर के काम कर ले थोड़ा सा, और किसी ऐसी जगह पे काम कर ले जहां पे वो अपना चेक खुद लिख सकता है। किसी भी ऐसी जगह पे काम कर ले जहां पे, क्योंकि इफ यू प्रोवाइड सर्विस टू पीपल, तो आपकी लिमिटेशन है। कहते हैं ना 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितना भी लिख लो, 10 पेज लिख लो, 5 ही नंबर मिलेंगे, हुँ, 6 नहीं हुँ, मिलेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स या ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे आप मेहनत कितनी भी कर लो, वो आपकी प्रमोशन करेगा, 10% करेगा, 15, वो भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है, वो भी मजबूर है। तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना स्केल बढ़ा सकते हो अपने मेहनत के मुकाबले। अगर 50 कमा रहे हो तो 5 लाख कमाने का भी पोटेंशियल उसी धंधे में होना चाहिए। ऐसे किसी धंधे में हो और 4 साल लगा दो, तो यार कोई भी हो सकता है। मुझे लगता है एज मैटर ही नहीं करती। और मुझे एक चीज़ लगता है कि जैसे आपने 19 से शुरू कर दिया, जी। तो शायद संगत का बहुत बड़ा रोल है। आपके आस-पास के लोग कैसे हैं? आखिरकार आपको 19 की उम्र में समझ कैसे आया? किसी को तो आपने देखा होगा। मैं बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया हुआ है जोश टॉक्स वगैरह में कि मैं जहाँ जॉब करता था ना,
एक्सपेक्ट नाम की कंपनी थी, आज क्लास प्लस नाम से है। $70 मिलियन की फंडिंग या उठाई थी कुछ, मुकुल भाई है, मुकुल रुस्तगी, बासुत हम्म। अग्रवाल। तो मैं वहाँ पे जॉब करता था, वो फ्लैट में थे उस टाइम पे, एक फ्लैट में काम करते थे। बहुत छोटी कंपनी थी उस टाइम, नई नई शुरू हुई थी। जब मैं उनके रूम्स, मतलब कि वॉशरूम भी जाना है तो उनके रूम से होकर गुजरना है, तो रूम्स में साइड में मुझे किताबें दिखती थी जो वो पढ़ते थे। हम्म। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, इस तरह की किताबें पढ़ी रहती थी। तो मेरा द्वारका से कड़कड़डूमा आना जाना 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। रोज मेट्रो से चल रहे हो, रोज मेट्रो से आ रहे हो। अब बंदे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बाकी वीडियोस देख रहे हैं, कभी गाने कोई सुन रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। मैं उन किताबों को मैंने मंगवाया, मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू करी। और जो मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, मेरा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सब बदल गया। मेरे पास दोस्त उस टाइम जो थे सर, बीइंग ऑनेस्ट बता रहा हूँ, सब ऐसे बंदे थे कि अगर आपकी लड़ाई हो गई है, आप एक फ़ोन करो तो कोई भी आ जाएगा और पूरी जिप्सी लेके आएगा और बंदे भर के कि आज तो मार ही डालेंगे, ख़त्म कर देंगे, आशुतोष भाई ने बुलाया है। मतलब फुल तो लपाड़ी। फुल फुल लपाड़ी, हम्म। फुल फुल स्कूल से, ठीक है, गाली गलौज ये वो। तो मेरी कहानियां तो फेमस ही है इंटरनेट के ऊपर वैसे, कि किस ओके। संगत से मैं आया हूँ। ओके। तो इसी वजह से ऐसा था कि मैं जब किसी को बिजनेस करने की बात कहता था या हम्म। किसी को अपने साथ काम करने की बात करता था, तो सामने वाला सीधा बोलता था कि भाई, है ना, 1 लाख रुपए, अच्छा तू तू मतलब 4 दिन पहले तो तुम घूम रहे थे। और यही कारण होता है कि बहुत सारे लोगों के दोस्त उन पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी अभी तक उस मार्केट में थे जिस मार्केट में किसी को नहीं लगता कि कोई हमारे मार्केट में से निकल के बहुत बढ़िया कर सकता है। हम्म। तो ऐसी दोस्ती रही थी, और उसके बाद मैंने तुरंत कट शॉर्ट कर दिया, मतलब अपना पूरा मार्केट ही छोड़ दिया। अपने कॉलेज नहीं जाना, मतलब जाना ही बंद कर दिया था मैंने। मेरा कॉलेज था मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और मैं राज खोल रहा हूँ कि भाई डीयू के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, रेगुलर कॉलेज था मेरा। ओके। तो वहाँ से मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो गया, प्रॉक्सी लग जाती थी मेरी। मैंने जॉब करना शुरू किया, 2 4 महीने में मेरा माइंडसेट बहुत बदला। फिर मैंने बिजनेस करना शुरू किया। फिर मेरे आसपास कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिससे मैं सीख रहा था। मैं जिनसे सीखता था वो सिर्फ डिजिटल बंदे थे। डिजिटली किसी की वीडियो देखी, किसी की किताब पढ़ी। मैं किसी से इन पर्सन सीख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दोस्त ही नहीं जिससे मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ लेकिन इन्फ्लुएंस लोगों को, और उनको नहीं पता लग रहा कि मैं कहाँ से सीख रहा हूँ। तो हम्म। इवन इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, या अगर आपको अपना सर्कल बदलना है, तो बदलना वाले के लिए सर ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉडकास्ट जो सुन रहा है वो शायद अपना सर्कल बदल ही रहा है। हम्म। सर्कल से इन्फ्लुएंस तो होगा, बट अल्टीमेटली वो अच्छे सर्कल में, वो सागर सिन्हा के सर्कल में। बट उससे भी पहले 19 की उम्र में जो आपने क्लास प्लस मुकुल जी को देखा, तो मुझे लगता है उससे भी पहले अगर थोड़ा पीछे आओ, हम्म तो आदमी में एक भूख होनी ज़रूरी है। भूखा हम्म। आदमी ही ये सब चीज़ें ढूंढता है, और फिर ढूंढते ढूंढते ऐसी कोई चीज़ उसको मिल जाती है कि इसको पकड़ लिया यार, ऐसे करके बन जाएगा अपना रास्ता। वो भूख आप भी सब में नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। अग्री करते हो? जब वो आप, भूख थी आप में। बिल्कुल थी। जब अब रास्ते से चल रहे हो, पंक्चर वाला दिखेगा लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे। हम्म। बट जब आपकी गाड़ी पंचर होगी तो आप एकदम ढूंढ रहे होगे कि कहाँ है और फिर हम्म। आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, वैसे आप उस रास्ते से कितनी बार जा चुके हो, कितनी बार आ चुके हो, लेकिन आपको वही पंचर वाला नहीं मिला। समझ रहे हो? तो जब मेरे को भूख है, मुझे चाहिए वो चीज़, तो ऊपर वाला अपने आप देने लग जाता है, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाता है। तो एक दैट्स मैसेज इट। लोगों के लिए जाता है, जो आदमी रोता पीटता रहता है कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं मिल रहा है, शायद उस आदमी में भूख नहीं है, तो उस आदमी या में भूख भूख नहीं। नहीं है तो भूख जगाओ। हम्म। चीज़ें देखो, लोग कहते हैं इच्छाएं ज़्यादा मत पालो, पालो इच्छाएं। इच्छाएं पालो भाई, बहुत ज़रूरी है। इच्छाओं के बिना, कहते हैं ना, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पैरिश, बाइबल में लाइन लिखी हुई है। अगर इंसान के पास सपने नहीं है तो इंसान सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम्म। एक ही तो प्रजाति है जो सपना देख सकता है, कुत्ता बिल्ली सपने नहीं देखते ना। सांप सपना थोड़ी देखता है आज इतने लोगों को डस लूंगा। चीता सपना देखता है इतने बंदे खा जाऊंगा, या इतने वो हिरण खा जाऊंगा। एक ही प्रजाति है पूरी धरती पे जो सपना देखती है, वो इंसान। अब इंसान भी ऐसे रील देख लेता है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और मतलब बहुत अजीब अजीब सी रील्स आते हैं कि क्या करना है, छोड़ो ना। मत देखो भाई, एक जिंदगी है, इंसान बने हो और पता नहीं कितने करोड़ योनियों के बाद बने हो। आपका हक है सपना देखना और पागलों की तरह उसके पीछे भागना, क्योंकि समय ऐसे निकलता है। सेटबैक्स के बारे में कुछ बताओ, डाउनफॉल। आप सक्सेसफुल सर मानते हो अपने माना आप नहीं को? सच में, हाँ। डाउनफॉल्स उस टाइम पे बहुत आए हैं, लेकिन कभी डाउनफॉल्स, कभी कभी, हाँ कभी कभी ऐसा फील होता था कि ऑफिस से आ रहा हूँ, तो जैसे कमाने की बात तो हम बोल रहे हैं दूसरों को कि भाई आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, 2 लाख रुपए कमा लोगे। आप कह रहे हो कि जॉब अच्छा नहीं होता है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि जॉब से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो बिजनेस के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ई रिक्शा में आ रहा हूँ, बस में आ रहा हूँ, तो कभी कभी खुद को ही लगता था कि यार आशुतोष, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था,
मैं 10 CGPA होल्डर हूँ, मैं 92% PCM से लिया था मैंने, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि मुझे बिजनेस करना है। तो मेरे को ऐसा लगता था ऐसा नहीं होगा ना, ये भी चीज़ छूट जाएगी और आशुतोष तू कहीं का नहीं रहेगा क्योंकि टाइम तो तेरा निकलता जा रहा है। तो दैट वाज अ फीलिंग कि मेरे को लगता था छोड़ देते हैं, क्या करते हैं। जय महाकाल के पीछे की भी यही कहानी है कि जब एक बार महाकालेश्वर उज्जैन गया था मैं किसी को अपने साथ बिजनेस में आपने जो लेके गाना आना है। बनाया था? यस। हम्म। तो उज्जैन गया था किसी को अपने बिजनेस के अंदर एसोसिएट करने के लिए। वहाँ पे मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा उज्जैन गए हो तो महाकालेश्वर मंदिर जाके आना ज़रूर। मैं उस टाइम तक भगवान का इतना कोई भक्त नहीं था, ये कौन सी ऑल्दो ईयर मैं की बात है? ब्राह्मण फैमिली से हूँ। 2019 ओके। एंडिंग मेरे को लगता है, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे इतना कोई मतलब पापा हमेशा से पूजा करते हैं पर मैं पर्सनली इतना, क्योंकि जेंजी हम्म। अब भगवान ठीक कूल। है, हाँ कूल है, हम मंदिर वंदिर क्या जाना मम्मी, हम तो भगवान को दूर से प्रणाम कर लेते हैं, वो वाली चीज़। मम्मी ने बोला, मैं चला गया, पता नहीं क्या हुआ, भगवान चाहते थे शायद इसको बुलाऊं, तो मैं गया। सर वो गर्भगृह के अंदर ऐसी पावर है ना, मतलब, और गर्भगृह के अंदर जाने का मौका मिला था, किस्मत की बात ये है, हमेशा मिलता गर्भगृह नहीं है। जहाँ पे शिवलिंग जहाँ है? पे अंदर भगवान है, अच्छा। अंदर उनकी शिवलिंग है। मैंने हाथ लगाया, मैं कांप रहा हूँ और मैं रोते रोते मैं रो गया। मेरे पास प्रसाद ले जाने तक के पैसे नहीं थे उस दिन। कांपना शुरू हो गया, मतलब रोना निकला, और मनी मन में मैं भगवान से ये कह रहा हूँ कि भगवान या तो मेरे को इस फील्ड से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि वहम हो गया है शायद कि मैं ये बन जाऊंगा और बिजनेस कर लूंगा, पैसे आ जाएंगे। तो या तो मुझे निकाल दो और या तो मुझे कामयाब कर दो, क्योंकि मैं थक गया हूँ, अभी अभी नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। घर वालों की अलग स्ट्रेस। अब जब जवान लड़का होता है ना तो मम्मी पापा को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि ये आवारगी ही कर रहा होगा, चेहरा वहरा भी थोड़ा दे दिया है। हम्म। अब मैं निकल रहा हूँ सुबह 6 बजे से और रात के घुस रहा हूँ 11 साढ़े 11 बजे, और महीने के एंड में देख रहे हैं तो कुछ ऐसा इनकम है नहीं जिससे तुम बेटा, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब का कुछ आ नहीं रहा तुमको। दिख नहीं रहा तो कुछ? घर वाले बार बार बोले जा रहे कि तू बर्बाद है। तो मैं अब थक गया था, ऐसे पॉइंट पे था कि थ्रेशोल्ड, अब नहीं होगा मेरे से काम। सर उस टाइम के 6 महीने के बाद लाइफ की पहले 1 लाख रुपए की इनकम हुई है। वो जो भी टाइम था करता ही जा रहा था, वक्त काम तो चल ही रहा था, बट वो अचानक से कहते हैं ना चीजें होने लग गई, चीजें होने लग गई, एक लेवल क्वालिफाई हुआ तो 1 लाख रुपए की इनकम आई। फिर लगा थोड़े टाइम बाद लॉकडाउन, लॉकडाउन में सारे बंदे परेशान, मेरे अगल बगल वाला कोई पैसा नहीं कमा रहा। मैंने उस टाइम तक डिजिटल सेटअप कर लिया था, मेरे 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब के ऊपर। मैंने वहां से अपने 3 साल का एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखा, ई बुक में, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकता था, कोई सेटअप नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। ई बुक बनाई, 300 रुपए में बेची और लगभग 8-8.5 लाख रुपए कमाए 15 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे, क्योंकि जो चीज़ें फ्री में सिखाई थी वो चीज़ें काम कर रही थी। तो मेरे पास उस टाइम पैसा आया, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए की सेल्स हो रही है। मैं होल्ड रुकवाऊंगा आपको। आपके कोई सब्सक्राइबर नहीं है? 15 हज़ार सब्सक्राइबर है। 15,000 थे। हाँ, ई बुक बेची ई बुक और बेची, कितना, 8 लाख रुपए आठ साढ़े कमाए? आठ लाख रुपए कमाए। इसकी कहानी थोड़ी डिटेल में बताओ। ज़्यादा फॉलोअर ना होने के बावजूद 8 लाख रुपए ई बुक बेच के कैसे? जो मैं कंटेंट बना रहा था वो हम्म। बड़ा निश स्पेसिफिक कंटेंट था, वो एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंटेंट होता था, हम्म। और उसका कंटेंट ऐसा था कि वो बंदा दे रहा था जिसने मार्केट में फील्ड पे उतर के काम किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि किसी किताब में पढ़ के दे रहा है। जो स्ट्रैटेजीज मैंने इंप्लीमेंट करी है, जिस स्ट्रैटेजी से मुझे रिजल्ट मिला है, सेल्स हुई है, वही चीज मैं सिखा रहा हूँ और वही चीज बाकी लोगों को रिजल्ट दे रही है। तो अब क्या है, वो मेरे फॉलोअर या सब्सक्राइबर नहीं, वो मेरे डाई हार्ड फैंस हैं। ओके। वो कह रहे हैं कि आशुतोष भाई अगर कुछ बता रहा है ना तो उसमें वैल्यू होगी, क्योंकि उसको फ्री में इतना कंटेंट मिल गया है। तो इस लाइक अगर 300 रुपए अगर मैं खर्च देता हूँ ना, तो शायद इसमें इसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा खासा बता रखा होगा। और वाकई में आशुतोष इतना इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था अपने प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि उसको उसने उसी टाइम में देख लिया था कुछ लोगों की खिल्ली उड़ाई गई थी यूट्यूब के ऊपर। कोर्सेज के मामले में ही कुछ लोगों के साथ बहुत गलत गलत बोला गया था कुछ और लोगों ने, तो मार्केट में कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैं तो कॉन्शियस था कि मैं ये चीज रिलीज करूंगा कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेक श्योर करना है कि अगर 300 ले रहा हूं तो कम से कम 30,000 की वैल्यू दूंगा, बंदा कमाना चाहिए। और उस किताब में इतनी जान डाल दी ना सर, आज भी स्क्रीनशॉट्स है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जाओगे हाईलाइट सेक्शन के अंदर, ई बुक का एक हाईलाइट है, उसमें लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 300 में क्या दे दिया आपने, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं केरला से हूँ, ये चीज़ तो ज़बरदस्त दी है। बस वो पैसा दिखा के फिर मैंने अपने बिजनेस में दिखाया। मैंने बिजनेस वालों को बोला, जितने भी हमारे उस टाइम पे जो बिजनेस चल रहा था उसमें थे, मैं कहा भाई मैं तो कमा रहा हूँ, बिजनेस तो सबका नीचे गया था, मैं कहा मैं तो कमा रहा हूँ, देख लो काम करना है तो। सब जग गए, यहाँ का पैसा दिखाया, यहाँ पे सब जग गए। फिर वहां से मेरी ग्रोथ होनी शुरू हुई, 2.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, तो दोनों पैसा लगा के फिर मैंने समझ लिया कि कोर्सेज के मार्केट में पैसा है, स्किल्स के मार्केट में पैसा है, और लोग चाहते हैं पैसा कमाना भी। तो फिर आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत हुई। ओके। अच्छा, मैं फिर से वहाँ लेके जाऊंगा, महाकाल के पास। महाकाल में बस एक सिंपल
रात हो रही थी शायद, और बालकनी में खड़ा था और सांस ली थी मैंने, और ऐसा फील किया था कि कोई नहीं कमा रहा, मैं कमा रहा हूँ, सारे मजे लेते थे मेरे। तो मैंने कहा जय महाकाल। और वो जय महाकाल बोलते कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में धुन आई, ट्यून आई, फिर मेरे से अपने आप ही लिख दिया, ऐसा लगा भगवान ने लिखवाया, मैंने नहीं लिखा। तो वो गाना अपने आप आंखों के आगे जो पर्वत विशाल कितनी देर में है, बना गाना है ये? आधा घंटा 45 मिनट के अंदर लिख दिया था पूरा। फिर बनाया तो बाद में था, मैंने 2-4 महीने बाद बनाया था इस गाने को। हम्म। ऐसी क्या फीलिंग है, थोड़ा सा महाकाल के बारे में डिटेल में बताओ। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का पार्ट हूं मैं, उन्हीं का, मतलब वो सबसे करीब है। आशुतोष नाम भी महाकाल का ही आशुतोष है। नाम भी, और मम्मी बताती है कि जब मैंने जन्म लिया था तो नटराज की मूर्ति सामने थी, तो मेरे पापा ने भी यही चीज बोला था कि महादेव ने अपना आशीर्वाद भेजा है, नटराज है ना, नाचते हुए महादेव हैं। हम्म। तो कहता कि ये पापा ने ये चीज बोली कि ये महादेव ने हमें आशीर्वाद भेजा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो हर वक्त, हर जगह, मेरे हर एक डिसीजन में, या जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो भी अगर मुझसे करवाया जा रहा है तो वो करवा रहे हैं, या जो मुझे नीचे गिरा रहा है तो उसमें भी मैंने एक लाइन भी लिखी थी, गिरने लगो तो कह दो भोले संभाल, जय महाकाल। तो आप गिर भी रहे हो तो आप पूरा सुपुर्द हो जाओ, आप बोलो भगवान। तो वो है, वो हर जगह, हर कण में है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा अभी उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं काम, और बहुत सारे गाने मैंने लिखे हुए हैं, उनकी भक्ति को लोगों तक पहुंचाना है मुझे, दैट्स इट। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद भी भगवान में बहुत मानता हूँ, जी, लेकिन मैंने भी बहुत बाद में माना है। और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ, वो सारे एक बिलीवर होते हैं, बिलीवर किसी भी होता है। भगवान के हो, लेकिन होते हैं वो। बिलीवर होना बहुत जरूरी है, इससे हाँ। आपका नेचर भी समझ में आता है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप एक बिलीवर हो तो इसका मतलब आप कुछ गलत तो नहीं करोगे। लॉजिक। लॉजिक ये कि जो इंसान गलत काम कर रहा होता है उसके अंदर कोई डर नहीं होता, गलत इन द सेंस कुछ भी कर सकता है वो, तो उसको कर्मा से कोई मतलब नहीं होता, उसको लगता है कि कोई भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते भाई भगवान है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी गलत तरह का काम कर सकता है, किसी का भी बुरा कर सकता है। बट जो इंसान बिलीवर है ना, वो किसी में भी मानता हो, वो एक अच्छा इंसान बाय हार्ट होगा, उसका ट्रू नेचर, जैसे हीरा होता है सर, तो हीरा का कलर वगैरह सब कुछ, उसका ट्रू नेचर नहीं बदल सकते आप, उसका कलर जैसा निकला है वैसा ही रहेगा, आप कट चॉप करके उसको तराश सकते हो बट ट्रू नेचर नहीं बदल सकते। और एक कहावत भी है ना कि मनी एम्पलीफाइज योर रियल नेचर, पैसा जो है, आप जैसे अंदर से होते हो। आप जैसे अंदर से होते हो वो चीज़ निकाल के रख देगा। ऐसा नहीं है कि आप बुरे बन जाओगे या अच्छे बन जाओगे, अगर आपका पैसा आ गया तो आप अगर अंदर से बुरे थे तो आप दुनिया को वैसी छोटी नज़र से देखोगे कि इसने मेरे को ये किया था, इसकी। और रिवेंज लेने के पीछे भी भागता है इंसान जब पैसा आ जाता है उसके पास। अगर किसी ने उसके साथ भला किया हो तो उसके बदले में वो भला नहीं करेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड नहीं देना जानता है इंसान। लेकिन किसी ने उसका बुरा किया हो तो वो सबसे पहले करेगा उसका बदला, हम्म। रिवेंज, क्योंकि उसमें उसको मजा आता है, रिवेंज में जो है ना प्लेजर है। हम्म। पर ग्रैटिट्यूड एक बर्डन जैसा है कि मैं, उसने मेरा फायदा किया था तो मैं क्यों, हम्म। ऐसा करते हैं लोग। तो मनी ओनली एम्पलीफाइज योर रियल ट्रू नेचर, दैट्स मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि बचपन में जब मैं छोटा था, बचपन जी। में सारे छोटे ही होते हैं, तो पापा जब घर में होते थे ना, तो ज़्यादा बदमाशी नहीं करते थे, हाँ। डर था पापा का। हम्म। लेकिन पापा जैसे ही बाहर जाते थे हम्म। तो खुल जाते थे। खुल जाते थे। 2 बहनें थी, हाँ। मार-पीट सब वो सब चालू हो जाता था। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे आदमी जब मानता है कि ऊपर वाली कोई शक्ति है जो मेरे को एनी टाइम ऑब्ज़र्व कर रही है, तो हम शायद बदमाशियाँ नहीं करते, मतलब गलत नहीं करते। लेकिन हमारा बिलीव है कि ऊपर वाला कोई तो है यार जो हमें एनी टाइम देख रहा है, ऑब्ज़र्व देख कर रहे, रहा है, बिल्कुल देख रहे। तो हम सही होते हैं। उसके बनाए हुए लोगों के साथ भी सही करते हैं। तो इसलिए शायद बिलीवर होना ज़रूरी है कि आप लफंगाई में नहीं उतरोगे अगर आपको लग रहा है कि कोई देख रहा है। नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे माँ बाप है, माँ बाप होते हैं तो हम कम करते हैं। कंट्रोल होते हैं। हाँ, माँ बाप नहीं है तो अरे पूरे घर में तो आज घर की दिशा को ही मोड़ देंगे, पूरब वो दिशा की है तो पश्चिम कर देंगे। और सेम वे जब घर में माँ-बाप होते हैं, तो हम किसी बुरी परिस्थिति में भी उनको याद करते हैं। अरे करेक्ट, मम्मी-पापा है ना, बचा लेंगे करेक्ट, वो। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे ही हमें करेक्ट। लगता है कि वो है ना, वो बचा लेगा। तो आप गलत भी नहीं करोगे, बुरे टाइम में वो साथ है, और आस्था और जहाँ विश्वास है, 90% काम तो विश्वास ही कर देता है। ये भूल जाए कि वो है कि नहीं है, लेकिन विश्वास अगर है तो विश्वास की वजह से हो जाएगा। मानते हो ये चीज़ आप? बिल्कुल मानता हूँ। एक चीज आप मानते हो, आपसे पूछता हूँ एक सवाल, हुँ, हुँ। कि बिलीवर तो हम हैं, आप भी हो, पॉलिटिकल क्वेश्चन है लेकिन ये,
क्या आपको लगता है कि बिलीफ का एक तरीके से गलत इस्तेमाल भी किया गया है? मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं गया सिद्धिविनायक मंदिर। अब सिद्धिविनायक मंदिर में नेचुरल क्या नारा लगना चाहिए बताइए? गणेश जी का मंदिर है, नेचुरल नारा क्या लगना चाहिए? नेचुरल नारा क्या लगना हाँ, चाहिए? नारे जो लगते गणेश जी हैं, से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, गणपति बप्पा गणपति बप्पा होना चाहिए। मोरया, हाँ हाँ। करेक्ट है। अगर महाकाल का गाना बज रहा है कहीं पे, महाकालेश्वर में, तो हम्म। नेचुरल नारा क्या लगना चाहिए? शिव जी का कोई गाना होना चाहिए। हर हर महादेव, हाँ हाँ। हर हर महादेव। हम्म, जय श्री राम भी बहुत, मतलब हम तो भाई हाँ फॉलोअर हैं, हाँ। बिलीवर हैं, हम्म मेरे तो फोन के अंदर भी भगवान राम है, हम्म। ठीक है। पर वहां पे भी और हर जगह पे जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या लगता है आपको? हर जगह पे जय श्री राम, जय श्री राम मतलब हिंदुत्व, और हिंदुत्व का मतलब जय श्री राम। हम्म। ये मुझे ऐसा लगता क्यों? है शायद ये बाद में जोड़ा गया है जय श्री राम को, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप देखो तो अगर राम जी की हम बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है राम जी जिस तरीके से थे, अब जैसे भक्ति की बात आती है, जी। हम भक्त हैं राम जी के इसलिए जय श्री राम कर रहे हैं। हम्म। राम जी अगर खुद धरती पे होते तो क्या हम्म। ऐसी हरकत करते? नहीं करते ना। दैट्स माय पॉइंट। तो हम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो दैट्स माय अगेंस्ट कर पॉइंट। रहे हैं जो जैसे राम जी थे। अभी एक रील देखी थी मैंने, बड़ा गलत लगा था मुझे, जिसमें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के साथ गाली गलौज करके किसी दूसरे धर्म के इंसान को बोला जा रहा है हम्म, जय श्री राम बोल। गलत है, उसके बिल्कुल गलत बोलने है। से क्या हो जाएगा? हम्म, वही आपने जो बात बोली कि अगर हम्म, भगवान खुद होते धरती पे तो क्या वो ऐसी चीज करते? वो तो यही कहता है ना कि रेस्पेक्ट योर रिलीजन, योर फ्री, एंड रेस्पेक्ट अदर्स रिलीजन ऑल्सो ना, कि जो भी वो कर रहे हैं उनको करने दो। जबरदस्त का कट्टर वाला नाटक करके तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस, तो मुझे ऐसा लगता है सर। हाँ ट्रू है, मैं भी यही मानता हूँ कि हर धर्म की इज्जत है और होनी भी चाहिए। हर आदमी की आस्था अपनी अपनी है। भगवान का फॉलोअर होने का मतलब मुझे लगता है कि आप ये देखो कि भगवान अगर यहाँ पर होते तो वो क्या करते। ट्रू। अगर आपको लगता है कि भगवान खुद भी यही करते जो आप कर रहे हो, तो फिर आप आप करो सही ना, हो। बिल्कुल तो आप करो, करो। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि भगवान खुद होते तो वो नहीं करते, तो गलत है। क्या? भगवान ने सबरी से भी नहीं पूछा था कि उनकी जात क्या है। पॉइंट और है। और उसके बाद आज हमारे एक ही धर्म के अंदर जातिवाद पे भी, अभी आपने अगर देखा हो, मेरा एक दोस्त कहता परसों तरसों कि यार मैंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया था कि कुछ सिखाएंगे। हम्म, हाँ हाँ परसों तरसों की कन्वर्सेशन है, सच में, शाम के टाइम बैठे हुए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2024 में हम सब जिम जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले महीने से आराम से बिल्कुल जिम जा रहे हैं, हम तीनों दोस्त, गणेश का, शिवम है, और तो ये दोनों बैठे हुए कहते हैं यार फिटनेस इन्फ्लुएंसर 2-3 फॉलो कर लिए कि ये कुछ सिखाएंगे, हमें सीखने को मिलेगा कि किसमें ओमेगा है, किसमें क्या है, क्या डाइट लेनी चाहिए। ये तो लड़े जा रहे हैं आपस में, और ये जबरदस्त लेवल पे, दो बंदे हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन काफी, मतलब काफी लोग हैं। उसने पहले उसके साथ लड़ाई करी, उसके साथ मारपिटाई करी, इसके साथ ये करा। अब वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि मैं ये हूं और तू ये है, जात है, अलग अलग जात है, मैं ये हूं और तू वो है, तो हमारे सारे भाई, हमारे ये बिरादरी और हमारे सारे लोग हम इकट्ठा हो गए हैं और तेरे को बता देंगे। वो कह रहा है कि हमारे साथ भी ये सारे लोग हैं। एक ही धर्म में करे जा रहे हो। पर जो राम जी थे उन्होंने तो सबरी की जात भी नहीं पूछी थी। सबरी की जात भी नहीं पूछी थी। रावण भले ही ब्राह्मण था लेकिन उसको मारा था। मारा था, बिल्कुल सही है। वैसे हम जातिवाद पे आ गए बहुत ज्यादा, वापस चलते हैं अपने कंटेंट पे। ठीक है। अच्छा तो आशुतोष भैया, हम्म, धंधे के बारे में बात करते हैं। मजा मजा धंधा आएगा। कैसे बनाया आपने? उससे पहले मैंने आपके कई सारे सेल्स के वीडियो देखे हैं। सेल्स में आप बहुत अच्छे हो, प्लस नहीं सच में हो। तो वो पढ़ के देख के समझ में आता है, थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ जाता है। जब अप्रिशिएट कर देना आदमी तो समझ लो कि सामने वाला भी सेल्स में बहुत बढ़िया है। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है। नॉर्मली अप्रिशिएट करते नहीं है लोग। हाँ, इसका नॉर्मली नहीं मतलब है कि करता। उसको सेल्स नहीं आता। सेल्स नहीं आता उसको, मतलब काम कराना नहीं आता सामने वाले से। दुनिया नहीं करती ना अप्रिशिएट किसी से। हम्म, अगर आप अपने पापा को भी 4 बार ऐसे बोल दो कि पापा आपकी जो समझ है ना वो बहुत बढ़िया है, आपने जब जब मुझे ये जो चीज़ समझाई है वो बहुत अच्छी समझाई है, और मतलब आप सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ ऐसी बातें। हम्म, अब आप चौथे बात में ये बोल के देखो कि पापा वैसे एक्चुअली ये काम था थोड़ा सा। बाइक लेना हाँ, था। अभी मत बोलो, भले अभी हम्म, आपने तारीफ कर दी, शाम हम्म, तक उनका मूड बड़ा अच्छा है कि मेरा बेटा मेरी इज्जत करता है। शाम को आप बोल दो कि ये छोटा सा काम था पापा देख लो, हो जाएगा। नहीं, हमें तारीफ नहीं करनी, हमें जाके काम कराना। तो और वैसे भी काम नहीं भी करवाना हो तो किसी को भी तारीफ करना उसको अच्छा एक फील देता है। हर एक अच्छे को तो फील कोई भी देता है। ऐसा काम जो सामने वाले को अच्छा फील दे, कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा धंधे के बारे में बताओ, धंधा कैसे बिल्ड करा आपने? सेल्स के बारे में थोड़ा सा पहले सिखाओ, उसके बाद धंधे पर आते हैं। सर सेल्स एक तो बहुत अच्छा प्रोफेशन। सेल्स की पहले टैबू को तोड़ते हैं। आपने भी ठीक है। लाइफ में सेल्स करी है, मैंने भी हम्म, लाइफ में सेल्स करी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि सेल्स मतलब दरवाजे पे कोई इंसान आएगा, ठक ठक करेगा, मैडम ये चीज़ ले लो, घर में घुसेगा, डेमो करेगा। बट समझना पड़ेगा कि अब सेल्स का डेफिनेशन पूरा बदल चुका है। पहली बात, सेल्स हर जगह है। ये तो
आप बेहतर जानते हैं, आप इतने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, आपकी वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं। तो सेल्स दुनिया में हर जगह है, चाहे वो कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में बहुत खुश रखूंगा, तो वहाँ पे भी वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, फीलिंग्स की, भले वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन, राइट। कोई इंसान जा रहा है अपने बॉस के पास जाके बोल रहा है कि भाई साहब, आई हैव दिस क्वालिटी, आई हैव दैट क्वालिटी, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, मैं बहुत बढ़िया टाइम मैनेज कर लेता हूँ, मैं लीडरशिप है, कम्युनिकेशन मेरी बहुत बढ़िया है, मेरे को आप हायर कर सकते हो। वो क्या खुद कर को रहा है? बेच रहा है। अपनी स्पेसिफिकेशंस बता रहा है। फोन की भी ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है 124 GB, ये वो, है ना। हम्म। तो इंसान हर जगह पे सेल्स करता है, बशर्ते अगर वो सही तरीके से समझ के सीख के कर ले तो थोड़ा प्रोफेशनल कर लेगा, उसको च्युइंगम नहीं बनना पड़ेगा। अगर वो सीखता नहीं है, क्योंकि स्कूल भी नहीं सिखाता, कॉलेज भी नहीं सिखाता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है सेल्स सिखाने के लिए, तो इंसान क्या करता है? चिपकना शुरू करता है, भाई साहब मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी हम्म। कंपनी बहुत बढ़िया है, ये चीज खरीद लो, ये चीज देख लो एक बार। दैट इज नॉट द वे। यूल हैव टू लर्न मैग्नेटिक मार्केटिंग, सेल्स का फर्स्ट रूल। और एक चीज, सेल्स कहीं भी हो रही हो दुनिया में, किसी भी जगह पे हो रही हो, और किसी भी प्रोडक्ट की हो रही हो, और कस्टमर आपका कैसा भी हो, सिर्फ 3 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सेल्स हर जगह सेम होती है। जब मैं ये बात बोलता हूँ ना सर, तो कई बार लोग ऐसे ऐसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्या पागल है क्या ये आदमी है। सेल्स एक ही तरह की कैसे हो सकती है? हर बंदा अलग है, हर बंदे की नीड अलग है, हर बेच बंदे के अलग रहा है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्शंस अलग है। अलग हैं, प्रोडक्ट अलग हैं। तो सेल्स एक ही तरह की कैसे हो जाएगी? आपको सिर्फ 3 पैरामीटर्स का ध्यान में रखना है, और यही है हर जगह सेल्स होगी। पहला पैरामीटर है कि जो प्रोडक्ट या जो आइडिया या जो कंसेप्ट आप बेच रहे हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है ना, चाहे वो कोई घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, या फिर कोई आइडिया है, कोई विजन है बंदे का, वो आपको बेच रहा है कि मैं इस स्टार्टअप पे काम करना चाह रहा हूँ और मेरे साथ आके कर ले। वो आइडिया सामने वाले के लिए फिट होना चाहिए 100%। वो प्रोडक्ट सामने वाले के लिए होना चाहिए। जैसे मान लो आप हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो और किसी को पैसा चाहिए, वो 22 साल का लड़का है, वो पैसे के लिए आया है आपके पास, आप उसको कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इससे डायबिटीज में बड़ा फायदा होगा, है ना, या फिर ये, आप समझ रहे हो, किसी या मतलब का या नहीं उससे। किसी बंदे का 50 साल की एज है और उसको बताया जा रहा है कि तुम पैसा बहुत कमा लोगे और तुम करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, तो जिसकी जो नीड है, सामने वाले की वो नीड है, तो उसके ऊपर बात करो। अब आपको चेक करना है कि वो बंदा 10 और 100 में कहाँ पे है। 10% पे है, 1% पे है, उसकी लाइकेबिलिटी आपके प्रोडक्ट को लेके कितना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद, और ऑनेस्टली आपको जवाब देना है, डेड एंड, तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, तो 2 ही चीजें होंगी। या तो आप ये बोलोगे कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरे बिल्कुल फिट का प्रोडक्ट है, हाँ मेरे को मजा आ गया, बहुत टाइम बाद ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा है, ठीक है। और या तो डेड एंड अगर ऑनेस्ट आंसर दोगे तो आप बोलोगे भाई इससे बेकार कोई प्रोडक्ट नहीं, घटिया प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो इंसान ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आपको और 2 पैरामीटर्स पे जाना है। जब उसको मतलब ही नहीं उस प्रोडक्ट से, तो आपका काम ये नहीं है एज अ सेल्स पर्सन, आपका काम जिसको नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती देना नहीं है, जिसके मतलब की चीज नहीं है उसको आप जबरदस्ती कभी भी नहीं। जो 50 पे भी है ना सर, उसको आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो आगे की तरफ। उसका इंटेंशन तो है, वो उसके छाती पे ये लिखा हुआ है कि भाई आई एम नॉट बीइंग एबल टू टेक माय डिसीजन ऑन माय ओन, तो आप प्लीज हेल्प मी आउट, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे इन्फ्लुएंस करो प्लीज। उसको आप कर सकते हो, लेकिन जिसको मतलब ही नहीं है उसको नहीं कर सकते। लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, अगर 100 पे है, बंदा कह रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, तो क्या गारंटी है इस बात की वो खरीद लेगा? आपको नहीं क्या लगता है? नहीं, नहीं। वो टालने के लिए भी कह सकता है। वो टालने के लिए भी कह सकता है। मान के चलिए सामने वाला बिल्कुल फाइनेंशियली क्वालिफाइड है, पैसा है उसके पास, उसको आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा है, और वो खरीद भी तुरंत सकता है, तब भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो खरीदेगा। क्योंकि अब 2 चीजें और देखनी है, और उसके ऊपर भी 100 होना चाहिए। पहली चीज, सामने वाले का ट्रस्ट आपके ऊपर और कनेक्शन आपके ऊपर, आपके साथ बहुत होना चाहिए। अगर वो ट्रस्ट ही नहीं करता मेरे ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ, और ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा, या कनेक्शन हो सकता है वो ये भी मान ले कि हाँ ट्रस्टेबल बंदा तो है, थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन बातों बातों में तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी होगी प्रेजेंटेशन देने के दौरान या बात करने के दौरान, जिससे उसकी लाइकेबिलिटी खत्म हो गई होगी, उसकी कॉमन ग्राउंड नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा, हो सकता है अभी तो मेरे से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, बट ये बंदा जैसे ही मैं इससे खरीद लूंगा तो ये अगले बंदे पे भाग जाएगा, मेरे को कभी भी जरूरत में फोन नहीं उठाएगा, मेरे से बात नहीं करेगा, तो लाइकेबिलिटी खत्म है। ठीक है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा, या तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और मान के चलते हैं ये दोनों चीजें भी हैं, तो भी तीसरा पॉइंट है, अगर ये चीज, तीनों चीजें आपने पकड़ ली तो आप सेल्स कर जाओगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तीसरी चीज है, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए जिसपे सामने वाले का ट्रस्ट हो। अगर आपकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, मान लो आपके ऊपर भी ट्रस्ट है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये कंपनी का पीआर कुछ ऐसा हुआ है, या कुछ तो कंट्रोवर्सी में फंसी पड़ी है कंपनी, या कुछ ऐसा इसने पास्ट में किया हुआ था जिससे इसका मामला खराब है। इसीलिए बोलते हैं अच्छी कंपनी में काम करना बहुत जरूरी होता है। 2 चीजें इसके पीछे कारण है सर। अच्छी मर्सिडीज है,
एग्जाम्पल, मर्सिडीज का अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके पास पहुंचेगा तो नेचुरली आपका ट्रस्ट उसके ऊपर भी आ जाएगा और प्रोडक्ट के ऊपर भी आ जाएगा। True. क्योंकि अच्छी कंपनीज अमूमन बढ़िया लोग ही रखते हैं, फालतू बंदे नहीं रखेंगे, उनका प्रोडक्ट भी हाई क्लास होता है। मर्सिडीज जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी कंपनीज हैं True. तो उनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है। अगर रद्दी माल बेचने पे आ गए ना वो, तो दे हैव सो मच टू लूज। तो इसलिए आपको जब भी चूज करना है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, सेल्स के अंदर काम कर रहे हो, तो उस इंडस्ट्री की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी को चूज करो। या तो वो कंपनी अच्छी हो या उसके पीछे काम करने वाला बंदा जो है वो अपनी इज्जत के लिए जान देता हो, उसको अपने रेपो का ख्याल हो, उसको अपने रेपुटेशन का ख्याल हो। ठीक है, अगर ये 3 चीजें हैं तो आप धीरे धीरे करते हुए, लॉ ऑफ एवरेज आएगा ऑब्वियसली, पर धीरे धीरे करते हुए आप बहुत बढ़िया मतलब sales कर कंपनी लोगे। अगर अच्छी है तो अच्छे लोग होंगे ही, क्योंकि अच्छी कंपनी बुरे लोग नहीं रखेंगे। बिल्कुल नहीं और रखेगी। अगर लोग अच्छे हैं तो हाँ कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि हाँ, अच्छे लोग बुरी कंपनी नहीं पकड़ेंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, कई बार लेकिन अच्छे लोग भी बुरी कंपनी पकड़ लेते हैं सर, मैंने लालच ये के चीज़ चक्कर देखा है। में या लालच के गलती। चक्कर में, लालच के चक्कर में ऐसा लालच भी दे दिया जाता है कि आप उठाओ, आपको हम स्टॉक्स दे देंगे, शेयर्स दे देंगे, आप हमारे मैनेजमेंट में आ जाओगे। मैंने ऐसी ऐसी कंपनी देखी है, आप कह दोगे सागर भैया कि इससे रद्दी कुछ नहीं हो सकता, बट उस कंपनीज के अंदर भी सेल्स करके लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा लेते हैं। क्योंकि लोग, अच्छा, ये बिलीव करवाना बहुत अच्छे जानते हैं कि तू मेरे पे भरोसा करना, कोई बात नहीं। तो ऐसे तो एक कनिंग, चतुर, टैक्टिक है, वो अच्छे चालाक लोग हैं लोमड़ी नहीं, होते वो हैं। चालाक लोग हुए, हाँ, अच्छे नहीं चालाक हुए। होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ह्यूमन साइकोलॉजी, जी। ऐसा मुझे लगता है, आप बताना, आज तक मैंने किसी से पूछा भी नहीं है। हम्म ह्यूमन साइकोलॉजी सीखा या सिखाया नहीं जा सकता, हम्म ऐसा मुझे लगता है। हम्म, ह्यूमन साइकोलॉजी की परख सेल्स के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। सामने वाले को समझे बिना आप बेच नहीं सकते। बिल्कुल सही। और सेल्स सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, टेक्निक सिखाए जा सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी क्या सीखी और सिखाई जा सकती है? साइकोलॉजी समझना, ये ऊपर वाले की देन होती है क्या? मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। हम्म, मैं अगर अच्छे से एनालाइज करके बताऊं तो मेरे टीम के अंदर भी जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं सीख पाए कभी भी। मैंने देखा, इसलिए जितने भी अच्छे सेल्स के धुरंधर देखे हैं, उन्होंने साइकोलॉजी कहीं से सीखी नहीं कहीं है, से सीखी नहीं। अपने आप ही होता है लेकिन ये। बात करते करते, बहुत सारे लोगों से मिलते मिलते, अब मुझे शायद लगता है कि ये भी एक रीजन रहा होगा कि जब आप एक ही चीज को बहुत बार कर लेते हो हम्म तो कभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने वाला। वो कहेगा चलो मैं सोच के बताता हूँ, चलो मैं करके बताता हूँ, थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, क्योंकि हमने लॉजिक्स ट्रिगर करे। तो हमको भी नहीं पता था कि उसके इमोशनल ब्रेन को ट्रिगर करना है, उसको इमोशनली ये विजुअलाइज कराना है कि भाई अगर ये करते हो तो ये होगा, जो उसका गोल है उसके पास लेके जाऊंगा या उसके पेन पॉइंट को दबाऊंगा और बोलूंगा पेन खत्म हो जाएगा तेरा अगर तू ये करता है। और उसके बाद वो बंदा खुद अपने इमोशनल ब्रेन को सेटिस्फाई कर लेगा अपने लॉजिकल रीजन के साथ, वो खुद कर लेगा, हमें लॉजिक्स ज्यादा नहीं देने होते। ठीक है, तो ये चीज हमको भी नहीं आती थी, बट करते 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 कहीं से सीखा भी नहीं। जब हमने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोगों से मिले, अपनी गलती खुद एनालाइज करी कि क्या बोला। मैंने तो यहाँ तक सर रिकॉर्ड किया अपने प्रेजेंटेशन को, साइड में फोन वो करके अपोजिट रख के मैंने अपनी बातें रिकॉर्ड करी, और जब हाँ हुआ तो भी सुना और ना हुआ तो भी जाके सुना कि मैंने क्या बोला। अच्छा ये तो जब मैंने 50-60-100 बार अपने आप को सुना, और बहुत बार ना भी होती है, मतलब यू हैव टू बिकम वेरी वेरी ओके, वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द रिजेक्शंस। ये दुनिया सेल्स की है। इसमें एक अच्छी बात बोल रहा हूं भैया, जितने भी लोग सोचते हैं ना कि सेल्स बुरी चीज है या सेल्स नहीं करनी चाहिए, उनके घर में रोटी ना आए अगर सेल्स प्रोफेशन खत्म हो जाए। कोई भी कंपनी है, आपके डैडी, मेरे पापा, मेरे घर वाले, या मैं जिस भी कंपनी में काम करता हूँ, वहां कुछ लोग होंगे जो सेल्स कर रहे होंगे, जिसकी वजह से पैसा आ रहा होगा। और जो आदमी ऐसा बोल रहा है या सोच रहा है, मुझे लग रहा है वो आदमी एवरेज ही होता है। एवरेज ही होता है वो, कोई कभी बड़ा कुछ। आदमी ऐसी बात बोलने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल। उसको पता है इसकी वैल्यू। अरे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक ना सेल्स वालों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, भैया तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की दिक्कत हो गई, तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं किसी से नहीं करता, गर्लफ्रेंड छोड़ दूं बताओ तो। ठीक है, तो तुम्हें कब, आज कहाँ चलना है, यहाँ पे पार्टी देंगे तुम्हारे को। तो सेल्स वालों की इज्जत बहुत है। हाँ, अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप सीखते हो तो। अभी भी हम अगर यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, बंदे फ्री में देख रहे हैं, अरे कोई कंपनी तो बेच रही है ना कुछ एड्स पे, तभी आप देख भी पा रहे हो। कोई कंपनी एड्स पे कुछ ना कुछ बेच रही है, तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी अगर सेल्स प्रोफेशन खत्म हो गया। लेकिन अब आपको नहीं समझ में आ रही है, प्रोफेशनली सीख लोगे तो इससे बढ़िया प्रोफेशन मेरे को लगता कुछ नहीं है। आप अपना चेक खुद लिखने के काबिल हो जाते हो। आपको 10 लाख कमाना है तो, आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो, आपको बिजनेस सेटअप करना है तब भी आपको सेल्स आनी चाहिए। तो आपका कब कौन था। ऑब्जर्वेशन का बहुत रोल होता है इसमें, मतलब। हाँ, ऑब्जर्वेशन का बहुत रोल होता है अभी मैं आपको। किसी से बात कर रहा था, चलो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी। वो आदमी किताबें बहुत पढ़ता है, हम्म अच्छी अच्छी किताबें, थिंक एंड ग्रो रिच टाइप।
मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ चीज़ों को। आपके साथ बैठा हूँ या किसी के साथ बैठा हूँ या खाली बैठा हूँ, हुँ, तो मुझे लगता है मैं खाली बहुत ज़्यादा बैठता हूँ और हुँ, इसलिए शायद मैं अच्छा ऑब्ज़र्व कर पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ये बात आप मानते हो क्या? खाली बैठना आदमी को ज़रूरी होता है। बहुत। लेज़ी आलसी होना कई बार ज़रूरी होता है। हुँ, ऐसा होता है आपका क्या? दिमाग जब खाली है, मतलब जब आप असली काम तब करते हो जब आपको कोई भी नहीं देख रहा। मैं ये बात मानता हूँ। हुँ, हुँ। मेरे सबसे बड़े-बड़े डिसीज़न्स और सबसे बड़े-बड़े गेम्स, अब देखो कंपनी बनाने का भी डिसीज़न मैंने लॉकडाउन में लिया था जब मेरे आस-पास कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं था। जब भी कुछ बड़ा करना होता है, कंटेंट की भी प्लानिंग कर लो सर, तो वो आप लोगों के बीच में, ग्रुप स्टडी इज़ अ मिथ। हुँ, मैं ग्रुप में ग्रुप में स्टडी नहीं नहीं होती। होता। जो आप अकेले में कर रहे होते हो ना, वही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। जब आपको कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं, हुँ, बट दैट एक्चुअली डिजाइन्स योर फ्यूचर। कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी करते करते भी हैं, हैं। लोग हुँ, करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसमें खुल के तो क्या ही बोलना, तुम हुँ, सबको हुँ, पता है। हुँ, तो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त, जिस वक्त आपको कोई भी नहीं देख रहा। हुँ, एंड दैट टाइम एक्चुअली आपके दिमाग में बम्बार्डमेंट होती है थॉट्स की। अब उस पर डिपेंड क्या करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एटीट्यूड है एक्चुअली कैसा। अगर आप पूरे दिन खाली नेगेटिविटी देख रहे हो, है ना, अपने पापा में नेगेटिविटी देख रहे हो, मम्मी में नेगेटिविटी देख रहे हो, तो आपका दिमाग एक्चुअली बम्बार्डमेंट करेगा नेगेटिव थॉट्स के साथ, क्योंकि यू हैव प्रैक्टिस्ड दैट। आपने महारत हासिल कर ली है नेगेटिव सोचने में। हुँ, हुँ, ये काट देगा, वो काट देगा, ये बेवकूफ़ है, ये गधा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, ये छोड़ के इसको चली गई। तो यू हैव टीवी खोला, वहां पे भी नेगेटिव चीज़ें। तो आपका ब्रेन बिल्कुल तैयार है, ऐसा उपजाऊ जमीन हो रखा है कि नेगेटिव थॉट आएगा और तुरंत अंदर लेके प्लांट बना दूंगी, हुँ, है ना। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे अगर आप मान के चले, सपोज किसी की वाइफ है, एग्जाम्पल के तौर पे, साल भर सिर्फ एक एक लाइन अगर आपने अपनी कॉपी में कहीं पे छुपा के लिखा कि मेरी वाइफ में क्या बेस्ट चीज़ है, आज इसने बेड बहुत अच्छे से तैयार किया, आज इसने खाना बहुत बढ़िया बनाया, आज इसने बाल बहुत बनाया, आई लव द वे हाउ शी डील्स विथ हर फ्रेंड्स, एक एक अच्छी अच्छी बात लिखी, तो साल के एंड में अगर आप दोगे ना एग्जाम्पल, ना रो पड़े तो बताना, वो रो जाएगी कि आपने कितना सोचा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आदत पड़ जाएगी सामने वाले इंसान के अंदर पॉजिटिव देखने में। अच्छा ये देखने की। आपको आदत पड़ जाएगी, यू विल फॉल इन लव अगेन एंड अगेन एंड अगेन विद दैट पर्सन। और आपको बुरी चीजें दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दिया कि यही सोचना है, दूसरी चीज सोचनी नहीं है ना। तो सिमिलरली जब आप अकेले बैठ रहे हो, अगर आपको अच्छा सोचने की आदत है, तो आपको प्रोडक्टिविटी इतनी मिलेगी, मजा आ जाएगा। और अगर आप अच्छा नहीं सोचने की आदत है, तो आप डिप्रेशन के स्टेट में भी जा सकते हो, आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको सोशल रहने की बहुत ज़रूरत है फिर। हुँ, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपका मन करेगा बस कूद जाऊं, अभी तो कोई है भी नहीं बचाने हुँ, वाला। हुँ। दैट डिपेंड्स कि हमारा माइंड का ज़मीन कैसी है। आप बहुत सोशल हो या अकेले रहते हो? सर मैं दोनों हूँ। अच्छा। मैं जब सोशल हूँ तो मैं दोनों लोगों के बीच में ढलना जानता हूँ, ऐसे ढलूंगा कि उनको लगेगा नहीं कि वो मेरे को आज मिले हैं, ठीक है। हुँ, हुँ, और मेरे को एक्चुअली अंदर से अगर पूछो तो मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मेरे को ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं है। हुँ, ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दुनिया को हमेशा लगता है कि एक्सट्रोवर्ट है, बट धंधे में कुछ भी करना पड़ता है। अगर आपका धंधा ही लोगों से है, तो एट द एंड ऑफ द डे तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि कितने सवाल, कितनी जवाब, कितनी बातें, क्या करना है, क्यों लोगों के बीच में रहना है, क्यों फोटो खिंचवानी है। क्रिएटिव लोग मुझे लग रहा है इंट्रोवर्ट ही होते हैं। हाँ, एक्सट्रोवर्ट वो बनते हैं, थोड़ा शांत बैठना चाहते हैं सीखते वो। हैं। हाँ, शांत बैठना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। काम भी मैं तो कहता हूँ, काम भी इतनी ज़्यादा जो एग्रेशन के साथ करता हूँ, हुँ, इसके पीछे कारण यही है कि शादी वादी हो तो थोड़ा हुँ, रिलैक्स हो, थोड़ा आराम से बैठूं, अपने घर में टाइम स्पेंड करूं, अपने लोगों के साथ बैठूं। हुँ। और मुझे तो लगता है जब आप अकेले बैठते हो, असल काम तो उसी टाइम चल रहा होता है। ये हाइपर एक्टिव होता है उसमें। आह, क्योंकि जब हम लोगों के साथ होते हैं, तो हमारा ये हाइपर एक्टिव नहीं होता है। वो तो हम कान सुन रहा है, उसकी बातों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये नहीं चल रहा। ये नहीं चल ये रहा। तभी चलता है जब आपका बॉडी शिथिल है, मतलब आप रिलैक्स मोड में हो। इसलिए मैं देखता हूँ जो आदमी बहुत फिज़िकली फिट या हमेशा एक्टिव होता है, वो बहुत क्रिएटिव नहीं होता है। ऐसा मैंने हम्म, ऑब्ज़र्व किया है। होता है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप होता कह है रहे ना? हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो आदमी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो फिज़िकली बहुत एक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक-ठाक जिम-जाम करके फिट कर ले वो बात अलग है। हम्म, फिटनेस में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा हम्म, और बहुत ज़्यादा फिट होगा नहीं बाय नेचर। हम्म, जो आदमी बाय नेचर बहुत सोचने वाला है, वो बाय हम्म, नेचर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं मिलेगा फिज़िकली। हम्म। और जो फिज़िकली बहुत एक्टिव है ये वो, चीज मैं पहली बार मतलब एनालाइज कर रहा हूँ आपकी बात से कि हाँ शायद है ऐसा, है ना? शायद है ऐसा। हुँ, मतलब
अच्छा पहली एक बार ये थॉट मेरे दिमाग में भी आया। है ना, हाँ। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है, आप बताना सही है कि नहीं, कि जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं तो वो आलसी होंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, उनकी डेथ जल्दी होती है। आप जितने भी साइंटिस्ट देखो, एक्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, वो शायद 80 साल के आसपास जिए थे, बहुत जिए थे वो, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट 60 के अंदर ही निपट जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च लेते हैं क्या? शरीर खराब होता है उनका, बीमारियां होती है। आइंस्टाइन भी बीमारी से मरे थे। मैंने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट देखे हैं, मतलब डेटा जितना मुझे समझ में आया है, सबके सब बीमारी से मरे हैं। फिजिकली वो फिट नहीं होते, बट ये उनका हाइपर एक्टिव होता है। आप मिल्खा सिंह जैसे लोगों को देखो, फिजिकली अल्ट्रा फिट, बट यहाँ से वैसा कुछ काम कर नहीं होते, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते खराब भैया होगा। कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं। नहीं कह रहा। वो दिमाग वाला काम कर नहीं रहे, हाँ, फिजिकली बहुत फिट है, तो लेकिन शायद 100 साल हाँ, रहे वो। सही 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 सही। हाँ लेवल ऑफ वो है, मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग टॉप पे पहुंच रहा है। हाँ, कोई यहाँ से काम कर रहा है, कोई यहाँ से काम कर रहा है, बस यही है। है ना, भैया किसी को ऊपर नीचे नहीं कह रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं मैं कह ये रहे, कह रहा हूँ। बुरा ना मान जाए कोई, डिस्क्लेमर दे दिया बुरा मैंने। न मानो, होली है, आ रही है। एक्चुअली होली है। एक्चुअली होली है। हाँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा हम लोग डीप बात कर रहे हैं अभी, नहीं मजा आ रहा है, समझ में आएगा ना लोगों को? बहुत मजा आ आ रहा रहा है। है कि नहीं आ रहा भैया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर मजा आ रहा है तो अपने सवाल भी लिखना, अगली बार आपके सवाल भी ले लेंगे। हाँ, आप लोग भी बताओ भैया, ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा? ना 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 ठीक ना, है। ज्यादा तो सेल्स की दुनिया में होता है। हाँ, अच्छा थोड़ा बिजनेस के बारे में बताओ। आपकी उम्र में हम्म, धंधा बनाने की क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? आज सबको जिद। स्टार्टअप खोलना है, सबको धंधा हाँ बनाना है, हाँ, ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है आपको उतना स्किल्ड होना, बहुत ज़रूरी है कि धंधा बनाया जा सके। मतलब मोटिवेशन में धंधे नहीं बनते हैं। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है चीज़ों को, तो आप कितना भी पैसा डाल दोगे, आपका धंधा खराब हो जाएगा। कहीं से भी कोई इंसान मान लो मोटिवेशन में आ गया कि भाई मेरे को तो छलांग मारनी है समंदर में ही, सामने वाले ने भी मारा है छलांग और वो तो बढ़िया तैर रहा है, ठीक है, तो अगर तुमने सीखा नहीं है तुम डूब जाओगे। और कोई इंसान उसको देख के ही फट जाएगा, अरे भाई 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 वो कैसे कर गया, कैसे कर गया, तो सोच सोच के ही नहीं कर पाएगा। दो तरह के लोग हैं ना। लेकिन तीसरा समझदार बंदा होगा, वो उसके पास जाएगा, पूछेगा कि भाई तूने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट। आप समंदर में छलांग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से तैराकी कर रहे हो, हाउ डिड यू डू दैट। वो बताएगा कि भाई मैंने वहां पे स्विमिंग सीखी थी जहां पे मेरे पैर जमीन पे थे, मेरे को डूबने का चांस नहीं था। राइट, वो वहीं जाएगा, वो सीखेगा, 4-5 महीने प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो समंदर में भी चलेगा, धीरे धीरे करके ओशन में भी जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न द स्किल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस अकेला नहीं होता है, बिजनेस होता है लोगों से। लोगों को सर टीम हैंडल करना नहीं आता। लोग क्या करते हैं, लीडरशिप का मतलब कि मैं कमांड दूंगा, सामने वाला मेरी बात मानना चाहिए। लीडरशिप का ये मतलब कभी नहीं है। लीडरशिप का तो मतलब है कि गलती अगर मैं कर दूं या गलती मेरी टीम से हो जाए तो वो सारी गलती मैं अपने सर पे लूंगा, और अगर कुछ क्रेडिट लेना है, कुछ जबरदस्त चीज हुई है, तो मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा मेरी टीम ने किया है। दैट इज हाउ लीडरशिप वर्क्स। राइट, लीडरशिप का मतलब है कि ये नहीं कि तुम 9 बजे पहुंच जाना, तुम 10 बजे पहुंच जाना, सारे के सारे ऑफिस में मिलने चाहिए। भाई साहब तुमको 8:30 पहुंचना पड़ेगा, तुमको करके दिखाना पड़ेगा। तुम 4 दिन शो, अगर तुम 5 घंटे काम करोगे ना, तो तुम्हारी टीम सिर्फ 50 मिनट काम करेगी, 1 घंटा काम करेगी। और अगर तुम सिर्फ 1 घंटा सोओगे, तुम्हारी टीम 10 घंटा सोएगी। तो यू नीड टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस को करने के लिए। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरा ये बिजनेस है, मान लीजिए टेक का बिजनेस है, तो आपको पहले टेक से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं वो एक्वायर करने पड़ेंगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आप कनेक्शंस बिल्ड करोगे, और उन लोगों से बात करते हुए, एक तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो भी इंसान से आप बात कर रहे हो टीम बनाने के लिए, उनको क्लियरली समझ में आए कि आपका विजन क्या है। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी नहीं है? हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल भी जो हिंदी, कम्युनिकेशन का मतलब कि जो दो कान है इसके बीच में जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, उसमें जो भी चल रहा है वो एज इट इज सामने वाले के दिमाग में घुसाना। जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे मम्मी को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मम्मी बेलन फेंक के मार देती है। लोग इतने खराब है कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। आप एक बात सोचो सर, मार्केटिंग इतनी सारी बिजनेसेस हैं जिसमें लोग बताते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, ठीक है। मार्केट में सुबह से शाम तक लोग धक्के खाते हैं पैसा कमाने के लिए। सुबह भागते हैं, रात तक काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये इनको बता सकते हैं कि कैसे आप 1 लाख रुपए कमाओगे, लेकिन फिर भी ये समझा नहीं पाते। ये इसीलिए मेहनत कर रहा है। तो वो कम्युनिकेशन ही तो है ना। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही तो है कि आप जो कह रहे हो वो समझ ही नहीं आ रहा उसे। तो कम्युनिकेट करने में अगर आप अच्छे हो गए, वो भी आएगी आपकी प्रैक्टिस से। किसी ऐसे धंधे में काम करना शुरू करो, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर बनो, अफिलिएट बनो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका रिस्क जीरो हो। आप मैदान में खड़े हो, पूरा आपके पास सेफ गार्ड है, हेलमेट वेलमेट पहन रखा है, बॉल फेंक रहा है मान लो शोएब अख्तर, पीछे आपके विकेट ही नहीं है,
बल्ला लग गया तो छक्का, बल्ला नहीं लगा तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। राइट। अगर इस जगह पे आपने काम कर लिया, 2-4 साल आपने काम किया, तो उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस इतना है कि अब आप बिजनेस में उतरने के लिए अपना पैसा रिस्क पे लगाने के लिए तैयार हो। और रिस्क भी इतना लो जितना अगर गिर गया खत्म हो गया, कैलकुलेटेड रिस्क लो। यूं नहीं अभी किसी का पढ़ लिया कि अरे रिस्क रिस्क है तो इश्क है, तो इस चक्कर में बर्बाद भी बहुत देखे हैं हमने। पूरा पूरा ले लिया, देखा देखी में किया हुआ बिजनेस कभी भी कामयाब नहीं होता। इसने कर लिया मैं भी करूंगा, इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा। बेवकूफ, बेवकूफ। आप कहीं से भी देखो, मैंने जो सर फिलोसॉफी अपनी बनाई है, पैसा कहीं से भी आए, मेरा मेन काम है पैसे को डबल करना। अब वो कहीं से भी हो रहा हो, अगर मतलब हर बंदा यही कर रहा है, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख। अब कैसे करेगा? म्यूचुअल्स में लगा के करे, रियल एस्टेट में लगा के करे, गलत काम ना करे, सही काम से। अब बंदा क्या कर रहा है, एक जगह पे संतुष्ट है, काम कर रहा है, सीख भी रहा है कि फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे वो मल्टीप्लाई करे। बट किसी को देख लिया कि इसने ये वाला बिजनेस किया, मैं भी कर लूंगा। अरे तुम उसके कामयाब दिख रहा है वो आपको, लेकिन कितनी नाकामयाबी उसके लाइफ में आई है वो आपने देखा क्या? एक बंदा अगर बहुत बढ़िया कर लेता तो उसके पीछे कितने बंदे फेल होते हैं उसी काम में, आपने देखा क्या? आप काम के पीछे, कॉपी करने के पीछे भाग रहे हो, फेल हो गए बहुत बुरी तरह से। आपको ये समझना चाहिए कि उसका लेवल ऑफ डबलिंग का है। हो सकता है वो 50 करोड़ को 100 करोड़ बनाना चाह रहा हो, 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाना चाह रहा हो, और मैं अभी शायद 2 लाख को 4 लाख बनाने के गेम में हूं। तो मैं क्यों उस काम को कॉपी करूं या क्यों बुरा फील करूं? मेरे ऊपर भी तो बहुत लोग हैं ना, हम सबसे अमीर तो है नहीं। अब मैं अगर कहूं कि ये अंबानी जी ने क्या किया, अभी 5G पे काम कर रहे हैं, अपन भी 5G पे करेंगे, कहीं से भी लोन उठाना पड़ जाए, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो आज के टाइम पे सर, आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, आज के टाइम पे बिजनेस करने के लिए पहली चीज आपका वाई बहुत स्ट्रांग हो, कितनी भी दिक्कतें आए तो आप उसको झेल लो। मेरे केस में मेरे माँ बाप थे, मेरे केस में ऐसा था, सच में ऐसा था कि मैंने उन 2 लोगों को अपनी जिंदगी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लेवल पे जीता हुआ देखा था, मेरे को अच्छा बनाने के लिए, मेरी बहन को अच्छा बनाने के लिए। तो वो 2 भगवान की मूरत है, और उन लोगों की जिंदगी में मुझे वो सब कुछ भर देना था जो सच में वो डिजर्व करते हैं। अगर उन्होंने इतने कष्ट देखे हैं मेरे को अच्छा बनाने के लिए, तो मैं चाहता था। तो आपके केस में कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अपने आप को उस काबिल बनाइए पहले कि आप एक बिजनेस को संभाल पाएँ, आप उस लेवल का लीडरशिप लेके आओ। तीसरा यही है कि थोड़ा पेशेंस रखो। मतलब ये जो होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट है ना, वो खाने की होती है, सक्सेस की नहीं होती। जो जैसे सोचते हैं ना कि हम 5 मिनट में डिलीवर मंगा लें और स्विगी पे ऑर्डर कर लें और 50 मिनट में 20 मिनट में आ जाएगा, तो ऐसे कामयाबी ऐसे नहीं होती। आजकल लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है कि तुरंत मिल जाए सब कुछ, कॉफ़ी तुरंत मिल जाए, खाना तुरंत माइक्रोवेव गर्म हो जाए, किसी से बात करनी है एक फ़ोन उठा लिया कर लिया। तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, इतनी तेज़ी से नहीं मिलती। वही बात है कि एक इंसान जो कामयाब हम देखते हैं उसके पीछे उसकी नाकामयाबी हमें नहीं दिखती है, उसने बहुत टाइम लगाया होता है एक चीज़ को बिल्ड करने में। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप काम करेंगे, पहला आपका रीज़न स्ट्रांग है, दूसरा आप अपने आप को स्किल्ड कर रहे हो, और तीसरा आपके अंदर पेशेंस भी है कि हाँ टाइम लगेगा, आप धंधा बना लोगे। विवेकानंद कहते हैं पेशेंस सुपर पावर है, पावर नहीं है, सुपर पावर सुपर है। पावर है। सबके पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास होता है वो खिलाड़ी बनता है। ये सही बात बोली आपने, जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके पास पेशेंस की कमी मिलेगी आपको, हम्म। और जिसके अंदर पेशेंस है उसमें एनर्जी की कमी मिलेगी आपको। हम्म। वो कुछ करना ही नहीं चाहता, कहता धीरज धरिए तो पार ही अच्छा, दोनों पार। का कॉम्बिनेशन ऐसे चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन एनर्जी भी चाहिए, चाहिए। एनर्जी भी चाहिए और धीरज भी चाहिए। हम्म। और ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये बिल्ड की जा सकती है, हाँ, प्रैक्टिस किया जा सकता है। बिल्ड किया जा सकता है। आप अभी एस्ट्रो के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ। इसका रियल रीजन क्या है? इतना अट्रैक्शन लोगों का क्यों बढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ? मुझे लगता है कि लोग ना, दे आर गेटिंग बैक टू देयर रूट्स। लोगों को अच्छा लग रहा है कि धर्म को भी बढ़ाया जा रहा है एक तरीके से, और अच्छा लग रहा है। अब जैसे हम जैसे लोगों को देख के शायद ही कोई बोल पाए, मेरे को स्पेशली देख के, अगर उनको नहीं पता होता कि मैंने गाने भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं, तो कि मंत्र जाप भी करता हूँ, मुझे मंत्र याद भी होंगे। लोगों को नहीं याद होता, हनुमान चालीसा तक याद नहीं होता। अतुलित बल धामंग हेम सलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जब इस तरह के मंत्रों का हम, जैसे मैं डेली पूजा करता हूँ, मैं आज पहली बार मैं पॉडकास्ट के अंदर बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी अपने खुद के वेबिनार्स में भी नहीं बोला, डेली पूजा करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं वो किसकी कहीं ना पूजा करते हो कहीं, उसमें? मैं
एक चीज़ तो मैंने अभी रिसेंट में ऐड करी है, तो महाकाल। वो मैं 1 साल के बाद बताऊँगा। मैंने अभिषेक भैया के साथ पॉडकास्ट जो किया था, अभिषेक कर भैया के साथ, तो मैंने उसमें भी बोला था कि मैं 1 साल के बाद बताऊँगा। उसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, तो साल भर के बाद बताऊँगा। दूसरा, मैं महाकाल हमेशा मतलब हुँ, भगवान भोले बाबा की पूजा करता हूँ, मैं श्री राम की पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मैं माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ। इनके कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ-कुछ मंत्र हैं जो मैं डेली करता हूँ विदाउट फेलियर। वो कभी सूतक लग गया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर पूजा नहीं हो पाती, या कभी ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी कोशिश मेरी रहती है कि नहाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठ के कर लूँ, लेकिन उसमें प्रॉपर हिसाब के साथ अछिंजल वगैरह गंगा जल वगैरह रख के नहीं कर पाता। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स और भी बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, और दिखता है कि भाई ये इंसान कामयाब है, इसके पीछे ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, ये भी भगवान से जुड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन नीलम पहनते हैं, राइट? हुँ, हुँ। और बहुत सारे, विराट कोहली, एक रील बहुत वायरल हुई, एक चीज़ बहुत वायरल हुई, पहले उन्होंने बोला कि आई एम नॉट भगवान टाइप्स, ठीक है, पूजा पाठ टाइप्स, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी, बाबा के ही मंदिर गए थे, महाकालेश्वर गए थे, जैसे ही निकले उसके बाद उनकी लाइफ का फिर से करियर शुरू। तो लोग तो देख रहे हैं ना, जनता देख रही है, जनता ये चीज़ एनालाइज करती है कि यार हर बंदा जो उठ रहा है, मोदी जी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अनुराग ठाकुर जी, मैं साथ में मिला हूँ, साथ में बैठ के रात को डिनर किया था हमने, जब हमारा भरत मंडपम पे एक इवेंट हुआ था, टॉप 40 क्रिएटर्स गए थे वहाँ पे डिनर किया था, तो उस दिन भी नवरात्रे चल रहे थे, अष्टमी थी शायद या नवमी थी, और उन्होंने पूरे दिन का फास्ट रखा हुआ था, वो सिर्फ फल खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे। तो वहां से जब देखता है ना कि एक इंसान, अनुराग ठाकुर यूथ मिनिस्टर है अभी, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हम सब देख रहे हैं कि यार जितने भी लोग उठ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक है स्पिरिचुअलिटी से, और हमारे घरों में भी बात होती ही है ऑब्वियसली भगवान की। तो अब धीरे धीरे लोग, दे आर लिटरली गेटिंग बैक टू देयर रूट्स, और इसमें श्रेय सबसे बड़ा जाता है सच में हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का, जो सच में, जैसे अक्षत गुप्ता जी हैं, किताब लिखी उन्होंने, अब वो धर्म की इतनी सारी बातें करते हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल्स हैं जो धर्म की बात हो, तो जो दिखेगा वो चीज़ तो अपने आप ही अट्रैक्ट करेगी, और हमें अपने रूट्स में मजा तो आता है जब ऐसी बात होती है ना कि यार बाहर के फिरंगियों ने हमारी चीजें चुराई हैं, तो हमें ये बात को सुन के अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। हम पहले से बहुत रिच थे, हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, हम दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे एकोमोडेशन के साथ दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए, हम हैं वो लोग, इनफैक्ट बिहार है वो, हुँ, है ना, हाँ। नालंदा। तो हमें जान के मजा भी आता है, और फिर हम उस चीज के पीछे जानने की और कोशिश करते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, दैट्स बट नेचुरल। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी अभी बूम पे है, और बाकी है भी जबरदस्त पावरफुल चीज। बट क्या इसमें ऐसा भी है कि लोग शायद देखो, एक ये चीज़ तो समझ में आती है कि आदमी ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहा है और ज़्यादा इस चीज़ को मान रहा है, ठीक है, वो हम्म, अच्छी चीज़ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी भविष्य को, मेरे भविष्य में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है, ये सब चीज़ें जानना क्या अंधविश्वास टाइप ऐसा कुछ है? पर्सपेक्टिव की बात है, हुँ, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो एस्ट्रोलॉजी भी कहता है कि कर्मों के हिसाब से हुँ, आपकी रेखाएं बदलेंगी, हाँ। है ना। ऑल्दो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताना, लेकिन मैंने इतने पॉडकास्ट कर लिए हैं कि मुझे काफ़ी अच्छी, और मेरे घर में एक एस्ट्रोलॉजर अभी बन रही हैं, हुँ, हुँ, मेरे घर में, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, 1.5-2 महीने से वो उन्होंने कंटेंट डालना शुरू किया, और पिछले 6-8 महीने से उन्होंने सीखना शुरू किया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए थे, पॉडकास्ट ही चल रहा था, हुँ, हुँ, मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब रहती थी, बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, और भारत के कह रहा हूँ, दिल्ली के सबसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में भी हमने चेकअप करवा लिया, हमको कुछ रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, बट तबीयत खराब रहती है इनकी, हर हफ्ते हर 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाना, उल्टी होना या कुछ ना कुछ, तबीयत खराब हो ही जाता था उनका। तो हम परेशान थे, मैंने उनको बोला कि ये आ रहे हैं, इन पे थोड़ा विश्वास भी था मुझे, तो मैंने कहा कि एक बार आप सामने ही पूछ लेना, क्योंकि अगर मेरे से कुछ सवाल पूछेंगे, मेरे को पता नहीं होगा तुम्हारे बारे में, तो पूछ लेना। तो वो आई थी सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में पूछने, इन्होंने कुंडली देखी, हेल्थ की तो चीज़ें बताई, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी कुंडली बहुत हद तक मेरे जैसी है, और तुम अगर ये एस्ट्रोलॉजिंग सीखती हैं तो ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनेगी। वही रात थी, मैंने इनको बोला कि चलो जी शुरू करो, पढ़ने में बहुत अच्छी थी मेरी, मतलब है मेरी सिस्टर, उन्होंने सीखा, 1.5-2 महीने में 1.5 लाख फॉलोअर्स करके बैठी है, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। हुँ। तो अब 1.5-2 महीने में 1.5-2 1.5-2 लाख? महीने में 1.5-2 लाख फॉलोअर्स सर, ओके, इंस्टाग्राम पे। ओके। 1.5 लाख, डेढ़ हुँ, दो लाख नहीं, 1.5 लाख फॉलोअर्स टू बी एक्यूरेट, 1,40,000 या 42,000 मैंने अभी देखा था कल परसों में। तो ग्रैब किया, सीख भी रही है और कर रही है, तो एस्ट्रोलॉजर्स पनप रहे हैं। अब पर्सपेक्टिव की बात जो मैंने ये चीज बोली थी आपको, कि अगर मैं रिलाई करने लग जाऊं ना, अगर मैं रिलाई करने लग जाऊं कि इसने तो बता दिया अब तो कुछ नहीं होना, भाग्य बदलता है कर्मों से,
लेकिन आपको इतनी प्रेडिक्शन मिल सकती है कि आपको कहाँ कहाँ कठिनाइयां आएंगी, क्या चीजों में, तो आप उसमें ज्यादा मेहनत करके उस कठिनाइयों को थोड़ा, अब लेवल ऑफ जो प्रॉब्लम होती है वो लेवल ऑफ इंसान पे डिपेंड करता है ना। मेरे लिए हो सकता है कोई चीज प्रॉब्लम ना हो, लेकिन किसी इंसान के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा और क्लियरली बोलने के लिए, किसी के लिए 50,000 रुपए बहुत बड़ी डील है, किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसी के लिए 5 करोड़ बहुत बड़ी डील है, किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी जस्ट अनदर यूटिलिटी बिल। ऐसा हिसाब किताब हो सकता है। तो साइज ऑफ प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पर्सन यू आर, राइट। तो आपको एस्ट्रोलॉजी बता रहा है कि यार ये प्रॉब्लम तेरी लाइफ में हो सकती है, तुझे इस महीने हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर बुलाए जरूरी नहीं है ना, तुम ऐसे ही चले जाओ, तुम ऐसे ही जाके चेकअप करा लो। अच्छा, तुम अगर खून नहीं निकलवाओगे तो फिर नियति तुमसे खून निकलवा देगी। ये होता है। ये होता है, ये होता है, ठीक है। ओके। अगर तुमको जाना ही है, अगर तुमको बता दिया गया कि अप्रैल मंथ में तुम्हारे पेट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो सर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ना। जो आप, जो भी इंसान करता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ भी लपेटे जा रहे हैं, कुछ भी आया, बर्गर, छोले भटूरे, ठीक है, दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल, और आएगी तुम मिनिमाइज कर लोगे उसको, है ना। छतरी दे दी है, प्रॉब्लम है, छतरी मिल गई है। तो एस्ट्रोलॉजी कभी भी क्लियर डिपिक्ट नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कहता है कि ये प्रॉब्लम है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलता कि यही होगा, ऐसा नहीं बोलता कि इस डेट पे इस टाइम पे होगा। ये टेन्योर है, इसमें हो सकता है, किसी की दशा चलती, ठीक है, और मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ, और मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहा, मैं काम कर रहा हूँ। चाहे मेरे रात के 4 बज रहे हो सोने में, फिर भी मैं आपको उठा हुआ मिलूंगा 7:30 बजे। और चाहे मैं, तो इस वजह से सिंपल मैंने अपना रूल बना लिया कि 10 बजे के बाद ना ही फोन नहीं उठाऊंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा। कोशिश पूरी रखता हूँ कि 11 बजे तक सो जाऊं, क्योंकि मेरे को 7 बजे उठने का ही है। अगर मैं 10 बजे सो गया हूं तो 5 बजे उठ जाऊंगा। तो कर्म करना है, और उसके अलावा फिर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखो थोड़ा सा। मतलब है भाई, सितारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तुम इस धरती पे हो तो। लक में कितना मानते हो? सर लक में मैं, देखो, मेरे को जो इंसान कहे ना कि ये बंदा लकी है, मैं उसको सीधा बोलूंगा कि तूने मेरे को काम करते हुए नहीं देखा, तूने कभी मेरे को काम करते हुए नहीं देखा, तुझे लग रहा है मैं लकी हूँ। लकी हर एक इंसान है इस दुनिया में। जिस इंसान के शरीर पे गंध नहीं है, मजदूर नहीं है, वो घर के ऊपर छत है, खाने को पड़ा हुआ है कुछ ना कुछ, वो इंसान लकी है। लेकिन लक के लिए भी, अब सागर सिन्हा जी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए लक है, लेकिन क्या उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन करी है? मैं आज तक कहीं कहीं दिखाऊं ना सागर सिन्हा जी को, तो इंसान कहेगा कि अरे इसका तो पॉडकास्ट हो गया, इस पॉडकास्ट के अंदर वायरल हो गया, ये एक क्लिप निकल गई इसकी, इसमें वायरल हो गया। अब कुछ लोगों ने बोला, ये मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर बैठे, उनकी एक रील 6 मिलियन पे चली गई, तो एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर आए, उन्होंने बोला कि वो तो कितने, देखो लक कितना बढ़िया उनका, है ना। वो आपका वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, उसके बाद तो उनके रेट्स बढ़ गए, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं कथा करने, उनके रेट्स बढ़ गए। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, एटीट्यूड। मैं लक के पीछे की 4 बातें बता रहा हूं आपको। आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आपका पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल स्किल कैसा है। लकी भी तो आप एक पॉइंट के, अब मान लो मैंने गवर्नमेंट का कोई टेंडर उठा लिया सर, तो टेंडर उठाने के लिए मैंने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ तो करी होगी ना। बिल्कुल सही। है ना, मैंने कनेक्शंस, नेटवर्क तो बनाए होंगे ना, वैसे वहां तक पहुंचा कैसे मैं, है ना। तो पहला प्रिपरेशन, सेल्फ लेवल उस लेवल का होना चाहिए। दूसरा आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आपको लगता है आप कामयाब होगे, और बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं लगता, लगता है कि वो नाकामयाब होंगे, तो ना लोग कभी भी ऐसी चीज नहीं खरीदते जिससे उनको ये लगे कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हमेशा ऐसी चीज खरीदते हैं जिनसे उनको लगे कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी। अब इसमें एक बात कॉमन है, लगना। सिर्फ लगने भर से जरूरी नहीं आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी तो होगी, लग रहा है। तो इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड कि हाँ आपको लग रहा है कि आप लकी बन सकते हो, आपका एटीट्यूड बढ़िया है, तो उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आप अपॉर्चुनिटी को लेके बड़े कॉन्शियस हो जाओ। क्या मेरी तरफ आ रहा है, अब सागर भैया की कॉल आई, मैं बोल दूं कि नहीं यार मैं तो, अपॉर्चुनिटी है यार, यू नेवर नो कहां से क्या चीज कहां जाएगी, आपको नहीं पता। आप घर में बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तय है। हाँ ये तय है, ये कंफर्म है। वो एक बात बोली जाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग मे नॉट गारंटी यू सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीज फेलियर। तो बुरा सोच के तो देख, गारंटी है तो फेल होगा। तो तीसरी चीज हो गई क्या, अपॉर्चुनिटी। तैयार रहो। अब लोग बोलते हैं मैंने, मेरे को तो आता नहीं। अबे तो किसको आता है, मैं तो भगवान कसम कह रहा हूं मेरे को कुछ नहीं आता था, कसम से कह रहा हूं मेरे को कुछ नहीं आता था सर। और माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, ये सच्चाई है ना। आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। बिना सीखे तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, सीखने के बाद हवाई जहाज चला लोगे।
तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि ये चीज़ तुम्हारे सामने है, तुमको पता है कि हाँ तुमको फायदा मिल सकता है, तो तुम पहले हाँ बोलो फिर सीखो। पहले हाँ बोल दो ना, नहीं मेरे को तो ना बोलना है, ना तब बोलना जब तेरे पास बोलने को बहुत कुछ हो, तेरे पास ऑप्शंस बहुत हो। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। लर्न टू से नो भी बहुत समझदार लोग बोलेंगे अरे भाई नो बोलने की भी आदत चाहिए, तो भाई तब लेके आ जब तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब तुमको ये दिख रहा है ना तो तुम करना शुरू कर दो। मेरे को 6,000 की नौकरी मिली थी वोडाफोन कॉल सेंटर में, मैंने वो करना शुरू किया था। उस कॉल सेंटर के अंदर मेरी कॉल लगी थी वत्सल रुस्तगी को, उनको सिम बेच रहा था मैं, ठीक है। उनको वत्सल रुस्तगी मुकुल रुस्तगी के साथ में पार्टनर्स थे उस टाइम पे। अच्छा, क्लास प्लस। क्लास प्लस। तो 6 दिन हुए थे सर, 6,000 की नौकरी कर रहा था। उसमें कॉल लग गई थी, उस बंदे को मेरी आवाज़ पसंद आ गई, जिस तरह से मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था वो पसंद आ गया। उसने बोला कि मैं वोडाफोन क्यों लूँ, मैं तो एयरटेल लूंगा, मैं उसको और इन्फ्लुएंस करे जा रहा हूँ। उसने बोला हाउ मच आर यू गेटिंग पेड ओवर देयर। मुझे क्या पता सामने कौन बंदा है, मैंने उसको बोल दिया कि मैं 12,000 कमा रहा हूँ। झूठ बोला मैंने। 6 दिन हुए थे, 7 ही दिन हुए थे, मैंने झूठ बोला। मैंने कहा सामने वाले को पसंद आ रहा है। उसने बोला कि यहाँ आ सकते हो। मैंने कहा कहाँ पे? कहता कड़कड़ूमा। मैंने कहा बहुत दूर है ये तो। कहता हम आपको 15,000 दे देंगे लगभग। मैंने कहा कब आना बताओ। तो आई वॉज अपॉर्चुनिटिस्ट ना, मैं घर से निकला था ना सर। चौथा पॉइंट है एक्शन। लक को तो आप साइड कर दो। और वो कॉल भी तभी आई आपको जब उस कॉल के ड्यूरेशन में आप अपना बेस्ट दे रहे थे। दे रहा था मैं। इसके पीछे भी बहुत, मतलब हर चीज बात के पीछे एक लंबी स्टोरी है, और पॉडकास्ट लंबा जाएगा आपका। तो ये 4 चीजें, आपका अगर प्रिपरेशन है, आपका अगर सच में एटीट्यूड अच्छा है, अगर आप अपॉर्चुनिटिस्ट हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हो, काम करना जानते हो, और यू आर डूइंग समथिंग अबाउट इट, एक्शन। कल करूंगा, परसों करूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन दोस्तों टाइम नहीं खाती, आपकी जिंदगी खा जाएगी। बढ़िया लाइन बोली है। जिंदगी खा जाएगी सर। कल करेंगे, परसों करेंगे, करते आराम आराम से वो। और वो हर किसी में होता भी नहीं है। मतलब मैं तो देखता हूँ 95% लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। मेरी एक अच्छी क्वालिटी है इस मामले में, टच वुड मैं बोलता हूँ, मेरे को एग्जीक्यूट करके फेल होना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं फेल हो जाऊंगा ना कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किया वो चीज समझना। और फिर अगर ऐसा नेचर हो जाए तो साला करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। गाना बना के फेंकूंगा, फेल हो जाऊंगा कोई बात नहीं। और इसलिए है कि इतनी सारी चीजें कर पा रहे हो आप। बस जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम है हमारे पास। ये बोलते हैं लोग कि नहीं है टाइम। और ये भी मुझे लगता है अगर इतनी सारी चीजों में आप सफल हो तो पीछे बहुत सारी चीजों में विफल भी रहे हो। बहुत सारी चीजों में विफल भी रहे हैं। बहुत सही बात बोली आपने। एक कामयाब इंसान बहुत सारी नाकामयाबी, एक वो क्या बात थी, मास्टर इतनी बार फेल होता है जितनी बार एक बिगिनर कभी ट्राई भी नहीं करता। हाँ, सॉलिड लाइन, सुपर। 4 बंदे पॉडकास्ट करना शुरू करेंगे। एक पॉडकास्ट दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चल रहा है। उस इंसान ने इतने पॉडकास्ट खराब बनाए होंगे जितनी बार एक नया बंदा कभी पॉडकास्ट ट्राई भी नहीं करेगा। बोलेगा अरे मेरा तो चल ही नहीं रहा, तो चलेगा भी नहीं। थोड़ा पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, भले लंबा हो रहा है बट चलते हैं। उन्हें तो सर 2 पार्ट में डाल देना। आप काफी कर चुके हो, कितने कर चुके हो लगभग? कितने कर चुका हूँ मैं ध्रुव? 40 40 कर चुके हो। 40 प्लस। तो थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्या गलत और क्या सही होता है? आजकल इतने सारे पॉडकास्टर्स क्यों पनप रहे हैं? जिसको देखो पॉडकास्ट कर रहा है। इजी है ना, सामने वाला बोल रहा है, आपका कंटेंट बन रहा है, तो हाँ। आपको बोलना कम पड़ रहा है। आपको चंद सवाल आपने लिख लिए हैं, तो सामने वाला बोलेगा, ठीक है, और आपके पास बस सेटअप है और उससे आपका कंटेंट बन रहा है। और अगर कोई चीज़ वायरल हो गई तो मज़ा आ गया। तो इससे आपका जो कैमरा फियर वाली चीज़ थी ना कि मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि कैमरे से डर लगता है, खत्म हो गया ना सर। आपको कैमरे की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी सारे लोग पनपते क्यों नहीं है? पनपते इसलिए नहीं है क्योंकि समझना पड़ेगा कि क्या कन्वर्सेशन करनी आती है। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है सर? आप अगर मैं खुद बोलता रहूं तो एक टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कितना बोलता है ना। हमको सुनने की भी आदत होनी चाहिए। सवाल का जवाब दिया किसी इंसान ने, अब मैं एक लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इसमें से सीख सकते हो कुछ चीज़ें, जस्ट बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा रहा है कि हमको कन्वर्सेशन करनी आती है। सवाल की लिस्ट लेके बैठा है बंदा, सामने वाला कुछ भी जवाब दे रहा है, उसको ना एक्नॉलेज किया, ना उसके सवाल के जवाब में इंटरेस्ट लिया, ना उसके साथ वाइब किया कि अच्छा वो अगर अच्छी बात कर रहा है, हंसाने वाली बात कर रहा है तो हंसी नेचुरली आ रही है, क्योंकि उसको तो टेंशन है कि अगला सवाल भूल ना जाऊं, ठीक है। और फिर वो हंस भी नहीं रहा, रो भी नहीं रहा, उसके इमोशन के साथ तालमेल भी नहीं बिठा रहा, और फिर उसने कहीं भी छोड़ा है उस सवाल के जवाब को। फिर अगला सवाल, अब वो सवाल था मान लीजिए बनारस का, तो अगला सवाल हो गया अहमदाबाद का।
समझ रहे हो कि ऐसे दोनों में में कोई बोलने लिंक ही वाला नहीं फिर है, अपना बेस्ट दे भी नहीं पाएगा, दे भी नहीं पाता। उसको बोलने में ही मजा नहीं ये आएगा। चीज़ बाकायदा हमारे पॉडकास्ट पे आज मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोगों की तो रिकॉर्ड भी किया हमने, वो मेरी टीम ने डाला नहीं, प्लीज़ डाल दो भाई। उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हमने इतने पॉडकास्ट दिए हैं, हमको इस जगह पे इसलिए मजा आया क्योंकि ये बंदा बात को निकलवाना जानता है, ये बात करना जानता है। हम्म, और ये मैं कहता हूँ कि मेरे को पॉडकास्ट से नहीं आया, ये मेरे को इसलिए आया क्योंकि अभी पॉडकास्ट करने से पहले कम से कम सर 5,000 8,000 लोगों से हम फिजिकली मिले होंगे। हमने कन्वर्ट सेल्स अगेन, सेल्स। वी हैव डन सेल्स। सेल्स से बढ़िया प्रोफेशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप सामने वाले की बातें सुनते हो। इस पूरे पृथ्वी पे बता देना कौन सा इंसान गर्लफ्रेंड नहीं सुनती बॉयफ्रेंड की। झगड़े का कारण ही ये होता है कि ना तो सुनना। सेल्स वाला बंदा पूरा सुनता है बात एकदम ध्यान से, चाहे उसको मजा आ रहा हो नहीं आ रहा हो। वो आपसे और अगला सवाल पूछेगा, फिर आपकी बात में मुंडी मुलाएगा, भले अंदर से कुड़ा हुआ हो कि ये रात के 11 बज रहे हैं जाने दे, लेकिन वो आपके से दोस्ती बिठा रहा है, कॉमनैलिटी क्रिएट कर रहा है। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड देयर, और वो मेरे पॉडकास्ट की जर्नी में काफी ज्यादा अच्छा रहा। ऐसे अगर कोई पॉडकास्ट करे, और सर पॉडकास्ट के लिए एक अच्छी बात सबको बोलना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट इसलिए मत करना कि आपको कामयाब होना है। मेरे करने के पीछे का एक कारण है। पॉडकास्ट पैसे के लिए मत करो, पॉडकास्ट करो नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बिकॉज अगर मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ और मैं 40-50 लोगों की टीम मैनेज करता हूँ, तो मैं सिखा रहा हूँ, लोग सीख रहे हैं, पर मेरे पास सीखने के लिए, पर्सनल सीखने के लिए, एक तो होती है किताब पढ़ लो, वीडियोस देख लो, एक होता है कि पर्सनल भी किसी के साथ मैं टच में हूँ, मेरे को पर्सनल इन्फ्लुएंस भी चाहिए लोगों का, मेरे को पर्सनल कनेक्शंस भी चाहिए लोगों के। तो उससे पॉडकास्ट से ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, ठीक है, जो मतलब मेरे को छोटा भाई मानते हैं, अक्षत भैया है जैसे। तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, बहुत क्लोज। उन्होंने मेरे को इतने कनेक्शंस दे दिए कि इनसे मिल लो, मंत्री से लेके मतलब। तो वो नेटवर्क की पावर पॉडकास्ट से निकल के आती है। लेकिन तभी, अब उन्होंने तो पॉडकास्ट कितने किए हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन्होंने पॉडकास्ट कितने किए हैं, पर क्यों ऐसा होता है कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो मेरे साथ, मेरे को बुलाते हैं या मेरे पास आते ही आते हैं। पॉडकास्ट बहुत किए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो देयर यू विल हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन, और उसके लिए आपको जेन्युइन होने की जरूरत है। अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी आनी चाहिए, वो कर के आती है, सुन के आती है। परफेक्ट। गेस्ट कैसे इनवाइट करते हैं? मेरी टीम करती है, मैं तो करता भी नहीं। मैंने अपना ईमेल अकाउंट दे करके? रखा है, ईमेल भी करते हैं, और मेरा अकाउंट मैंने दे रखा है इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम के अकाउंट से करते हैं। अब वो थोड़ा अच्छा फॉलोअर बेस कर लिया सबको तो है। नहीं करते होंगे ना, अब जैसे अपने भाई बंधु टाइप हैं तो उनको टीम करे तो अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, टीम ऐसे ही करती है जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम से मैसेज करती है टीम। अच्छा अच्छा, हाँ तो सामने वालों को यही मैसेज जाएगा कि अच्छा। हाँ, आशुतोष ने किया है। ओके। अब आशुतोष तो उस टाइम पे गधा मजदूरी कर रहा है ना, हाँ, मेहनत कर रहा है, कुछ और कर ओके रहा है। ओके। वो गेस्ट कैसे इनवाइट करेगा। परफेक्ट। हाँ, मज़ा आया सुतोष आपके साथ बात करके, बहुत लंबा भी चला गया। थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट। तो आज हम रैप करते हैं, थैंक यू सो मच। अगली बार फिर कुछ मिलेगा तो फिर आपको बुलाएंगे। 100% थैंक कभी भी यू वेरी आऊँगा, मच बहुत बहुत आशुतोष। शुक्रिया। और आप भी आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे, भैया से आज बहुत कम बातें हो पाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ आए और अब सवालों के घेरे में इनको खड़ा किया जाए। जल्दी मजा आएंगे। आएगा, ठीक है। इसी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, उसका लिंक भी आप देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, Thank you. धन्यवाद, टेक केयर, जय महाकाल। जय महाकाल।